Yeah. टाइम हो गया सब पूरा। ये वाली टाइप बंद कर दें। अबे बहुत डार्क हो जाता है। ये बंद तो मैंने तो जानबूझ के लगवाई है लाइट। ये जरा कैमरे प्रॉपर पड़े ना, हर बार ऑफ कर देते हैं। अभी बेहतर है। इसको मैं बताता हूँ चेंज वगैरह करवाने के लिए। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वाला नहीं बताना, ठीक है। जी ऑनलाइन तो बताइएगा, आवाज आ रही है मेरी? रिप्लाई करेंगे क्लास? ओके जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं आपको बताता हूं कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं आज। देखिए मेरी बात सुने गौर से। एएफएम के अंदर हम फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जाते हैं। टॉपिक नंबर 1 और उसका नाम है एडवांस इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। ये टॉपिक का नाम है, ठीक है ना। पहली बात तो ये डिटरमिन कर लेते हैं इस टॉपिक का कि एक चेकलिस्ट बना लेते हैं, ठीक है ना, कि व्हाट इंक्लूड्स दिस टॉपिक। इसके अंदर होगा क्या क्या, ठीक है। सबसे पहली बात, हम इस टॉपिक के अंदर नंबर 1 हम रिवीजन करेंगे। और किसका रिवीजन करेंगे? एनपीवी का और बैक का, ठीक है ना। नंबर 1 रिवीजन होगा एनपीवी और बैक, नंबर 1। नंबर 2 टॉपिक स्टार्ट होगा हमारा एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू। बस शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, ठीक है ना। जैसे हम रिवीजन करेंगे ना और एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू स्टार्ट करेंगे, इसके मिड में ही एक एग्जाम क्वेश्चन आ जाए। यानी कि मैं जब रिवीजन करा दूंगा ना ये एनपीवी और बैक, इस पे भी एफएम का एक क्वेश्चन एस्टैब्लिश हो जाएगा पूरा 25 मार्क्स। जरूरी है एपीवी पे जाएं तो जब भी आपके पास स्टार्ट हो एफएम, तो एफएम स्टार्ट हो चुका है विद एग्जाम कैलिबर, ठीक है ना। बेसिक एनपीवी पे भी सवाल बन चुके हैं अच्छे खासे, कॉम्प्लेक्स करके उन्होंने सवाल बनाए, हम करेंगे वो। फिर नंबर 3 जो वर्किंग करेंगे हम, वो MIRR, यानी कि आपने IRR पढ़ा है तो उसका एडवांस वर्जन यहां पढ़ेंगे। जैसे आप एनपीवी बेसिक पढ़ा है तो उसका एडवांस वर्जन है, वैसे IRR है, मतलब एनपीवी का एडवांस वर्जन एपीवी है, ठीक है। यहां पे पढ़ेंगे हम IRR का एडवांस वर्जन MIRR। फिर जैसे आपने पे बैक पढ़ा है तो पे बैक का एडवांस वर्जन होगा ड्यूरेशन। एक कंसेप्ट है जिसे कहा जाता है ड्यूरेशन। ड्यूरेशन पढ़ेंगे आप नंबर 2, नंबर 3 पे। फिर हमने ये जितना ऊपर पढ़ा है ना, जितनी भी ऊपर चीजें, आपने आज तक कभी भी एनपीवी और एपीवी तो खैर पढ़ा ही नहीं आपने इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के अंदर कभी भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल नहीं पढ़ा है। तो ये सारी चीजें फॉरेन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा जाएंगे। ये सब ओवरऑल ऊपर जितना है ना, ये एक टॉपिक है और ये कैलकुलेशन के हिसाब से बहुत कम टॉपिक है, लेकिन इसका थ्योरेटिकल कंटेंट बहुत ज्यादा है। और बेसिकली इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट जो है ना, वो एक बहुत कोर एरिया है सिलेबस का, जो डिफरेंट जगहों पे स्प्रेड हुआ है। वो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में भी है। अगर आप कनेक्ट करें खुद अपने बात को तो फॉरेक्स भी हो सकता है, रिस्क मैनेजमेंट वगैरह, वो भी चीजें हो सकती हैं। और उसमें बहुत सारा कुछ थ्योरेटिकल मटेरियल भी है, ठीक है। तो उसको टाइम बाय टाइम डिफरेंट फेजेस पे जो है ना आपको बताई जाएंगी बातें। लेकिन जहां पे भी आपको थ्योरी की बातें बताई जाएंगी, वो पढ़ाई भी जाएंगी, वो आपको बोला भी जाएगा, आप पढ़े भी,
साइमल्टेनियसली आपने काम करना है, ठीक है ना, एक बात हो गई। उसके बाद देखिए, आपने कभी भी एक चीज नहीं पढ़ी है जो यहां पढ़ेंगे फर्स्ट टाइम, वो है ऑप्शन वैल्यूएशन। बिजनेस रियल ऑप्शंस, वो यहां पढ़ेंगे, बिजनेस रियल ऑप्शंस, ठीक है ना। ये बिजनेस रियल ऑप्शंस क्या है, उसी वक्त टॉपिक पर डिटेल बात करेंगे, काफी डिटेल्ड है। बेसिक सी बात मैं ये बता सकता हूं कि हमारे अब्बा मरूम हमेशा एक बात कहा करते थे, बेटा जितनी तुम्हारी उम्र है उतना हमारा तजुर्बा। ये आपको भी कहीं ना कहीं सुनने मिलती होगी, तो हमें अब रियलाइज होता है, आपको भी हो जाएगा, हाँ यार वो सही कहते। मतलब वो ये दूसरा ऐसा डायलॉग होता है, जहां तुम्हारी सोच खत्म होती है वहां से स्टार्ट होती है। तो F9 का इन्वेस्टमेंट अप्रेजल जहां से खत्म होता है, वहां से रियल ऑप्शन का कंसेप्ट स्टार्ट होता है, ठीक है ना। यानी कि मैं प्रीवियस क्लास से कनेक्ट करूं तो मैं आपसे कहूंगा, जब कबाबचीज ने ओरिजिनली इन्वेस्टमेंट की थी कराची पाकिस्तान में, ठीक है ना, मुझे नहीं पता इंटरनेशनली कहां है, मुझे ये पता है कि सिडनी की फूड स्ट्रीट पे तो है, ये तो मुझे पता है, सिडनी के फूड स्ट्रीट पे जो है वो कबाबचीज है, और वहां पे बहुत कुछ है, आई मीन के बारबेक्यू नाइट भी है वगैरह वगैरह। मैं असल में बात ये कहना चाह रहा हूं कि कबाबचीज ने जब स्टार्ट किया था तो वो बारबेक्यू था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि मैं इन फ्यूचर वो एक्सपेंशन करूंगा कि आज मैं फ्राइड चिकन यानी कि KFC के कंपटीशन में हूंगा, नहीं पता था। ऐसे ही है ना, इसका मतलब है जब आप एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी ओपन करते हैं तो दूसरे ऑप्शंस भी ओपन होना शुरू हो जाते हैं, ऐसे ही है ना। और ये या तो पहले से बहुत सारी चीजें रियलाइज होती हैं, या फिर आपको थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक होना पड़ता है। जैसे मिसाल के तौर पे हमारे जानने वाले थे, अब तो उनका इंतकाल हो गया, तो वो उनके बच्चे बताते हैं, उनके नंबर ऑफ पेट्रोल स्टेशन है, मतलब पूरे कराची में, कहना मैं नाम नहीं बता रहा, सो बड़ा ग्रुप है वो, तो उनके वालिद साहब असल में वो जो है ना बिल्डर्स हैं एक्चुअली, तो आखिरी एजेस पे उन्होंने अपने बच्चों का पेट्रोल स्टेशन वगैरह भी स्टार्ट करो, 4 बच्चे उनके, वो भी जो है ना तुम्हें बेनिफिट देगा, और मैं तुम्हें बताता हूँ क्या होगा किस तरह से। तो बच्चों ने कहा, उस वक्त ना CNG स्टेशन पाकिस्तान में ना कराची में बड़ा ओपन हो रहे थे, CNG गाड़ियां, कन्वर्जन फ्यूल के अकॉर्डिंगली एडजस्टमेंट। तो उनके बच्चे भी बताते हैं कि हमारे वालिद साहब ने जाते जाते एक बात की थी, सिर्फ CNG स्टेशन ओपन नहीं करना, CNG स्टेशन उसका पार्ट होना चाहिए, मेजर तुम्हारा नाम पेट्रोल स्टेशन होना चाहिए। आज वो बात सही है कि अगर आपके सिर्फ एक जगह आपने इन्वेस्टमेंट की है, और आज से 10 साल पहले आपने इन्वेस्टमेंट की थी, वो सिर्फ और सिर्फ जगह में CNG का सेटअप है, तो वो हफ्ते में 2 दिन 3 दिन बंद हो सकता है। लेकिन अगर उसके अंदर पेट्रोल स्टेशन और CNG दोनों कॉम्बिनेशन है, तो वो बिजनेस उस डे में बंद नहीं होता, वो कंटिन्यूस चलता रहेगा। तो उन्होंने बोला CNG शुड बी एन ऑप्शन, नॉट द कोर बिजनेस। जब ये तो सही कहते हैं मुझे, जहां तुम्हारी सोच खत्म होती है हमारी वहां से स्टार्ट होती है, तो सही क्या। और आज उनके बच्चे उनको मजीद मगफरत की दुआ मांगते हैं, हकीकत बात है ना। तो द पॉइंट इज दैट अब गोरू को अब पता चला है, अच्छा ये भी कोई चीज होती है, तो उन्होंने किताबों में डाल दिया और कोई 2-4 फॉर्मूले बना दिए, वही पढ़ेंगे आप। असल में ये सारा सब्जेक्ट, अच्छा असल में मिसाल के तौर में आपसे पूछूं कि IFRS को रियल वर्ल्ड में ढूंढो, तो ढूंढने के लिए ना आपको बहुत सोफिस्टिकेटेड एनवायरनमेंट चाहिए, कहां, जहां IFRS अप्लाई हो, सारी चीजें। लेकिन ये जो है ना, ये ऐसी चीजें, ये बिजनेस की वो एग्जांपल्स है जो कि रियल लाइफ में आपको सामने सामने मिलती है ओवरऑल। इसके लिए जरूरी नहीं है कारोबार होगा तो लिस्टेड कंपनी होगा, ऐसा जरूरी थोड़ी है। लेकिन IFRS होगा तो लाजमी पहले लिस्टेड कंपनी को कंपलसरी है, प्राइवेट चाहे तो कर लें, लेकिन उसकी कॉस्ट इतनी ज्यादा होती है, इतने महंगे रिसोर्सेज आप लोग, कम से कम SBR के पैसे तो पूरे निकालेंगे ना, वही निकालेंगे तो कितनी कॉस्ट पड़ जाएगी कंपनी को। ये भी एक बात है, SBR पढ़ाते तो बताते हैं भाई बड़ी एक्सपेंसिव रिसोर्सेज आप लोग को, मजाक थोड़ी पड़ है, और इसके अलावा भी बहुत कुछ।
तो कहने का मकसद ये रियल सिचुएशन से डिटरमिन हो जाती है। तो खैर रिविज आपके पास ये कुछ चीजें होंगी, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कैपिटल रेशनिंग, पढ़ा है ना? कैपिटल रेशनिंग पढ़ेंगे। आपने वहां पे पढ़ा था कैपिटल रेशनिंग वो सिंगल पीरियड था, यानी एक असम्पशन थी कि एक ही टाइम पीरियड पे कैपिटल लिमिटेड हो, फाइनेंस लिमिटेड हो, तो क्या होगा? यहाँ पर होगा कि मल्टाई पीरियड, पता ही नहीं है। अब अभी यहाँ पे पूछे पाकिस्तान में फंड की लिमिटेशन जब तक मियां साहब होंगे, कब तक होंगे पता नहीं, अभी आए तो सही, या जब तक खान साहब अंदर होंगे, कब तक भाई? 2 साल 3 साल। तो खान साहब कितने अरसे के लिए अंदर होंगे? मल्टाई पीरियड, मतलब यही है ना आपके बात। तो इसका मतलब लिमिटेशन ऑफ द कैपिटल, या मियां साहब कितने अरसे के लिए आएंगे? मल्टाई पीरियड। खैर मियां साहब आते हैं तो नॉर्मली पाकिस्तान में जो है वो बाहर आ जाती है इन टर्म ऑफ फाइनेंस। देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है। आजा आजा। उसके बाद नंबर 7 हम पढ़ेंगे रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। वो कुछ आपने पढ़ा है? नहीं, F9 में ही पढ़ा। अबे जल्दी बोल कर देखा, बहुत सारे लोग ना परेशान होते हैं, हमने 3 साल 1 साल 2 साल पहले F9 पढ़ा था, देख लें कैसे, ठीक हो? सो रिस्क एंड अनसर्टेनिटी के एडवांस वर्जन होंगे आप, ठीक है ना? वो चीज अच्छा, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी यहाँ पर भी होगा, कुछ रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द सिलेबस में भी होगा, ठीक है? तो ये चीजें हमने करनी है। ये चेकलिस्ट है एडवांस इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। टोटल हमारे पास आपको पता है अच्छी तरीके से 5 टॉपिक्स हैं। एक एडवांस इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, फिर एक जाएगा एक्विजिशन मर्जर, एंड उसके बाद होगा रिकंस्ट्रक्शन रीऑर्गेनाइजेशन, 3 टॉपिक हो गए आपके पास। फॉरेक्स होगा, इंटरेस्ट होगा, कल मैंने बताया था, कुछ और टॉपिक होगा, और थ्योरेटिकल कंटेंट कुछ बीच में चलते रहेंगे, वो स्पेसिफिक हो जाएंगे। टॉपिक्स 5 ही हैं, उसके कंटेंट बनते रहेंगे, ठीक है ना? ये जो फर्स्ट कंटेंट है ना, इसके अंदर आपको इतना मटेरियल मिलेगा कि 25 मार्क्स के क्वेश्चन मिल जाएंगे और 50 मार्क्स के क्वेश्चन हर टॉपिक पे। एक पोजीशन मर्जर पढ़ाऊंगा तो उस पे भी आपको 25 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे और 50 मार्क्स। लेकिन याद रखिएगा, अपना माइंडसेट 2 चीजों का बना लें। एक, कभी भी कोई क्वेश्चन, ऐसे तो सारे ऑप्शन पेपर में होता है, एएफएम में मैं बात करूंगा कैटेगोरिकली, किसी भी ऑप्शन पे, मतलब सॉरी एएफएम के अंदर कोई भी पेपर, कोई भी क्वेश्चन हो, 25 मार्क्स का क्वेश्चन या 50 मार्क्स का क्वेश्चन, एक सिंगल टॉपिक एग्जामिन नहीं होगा, इंटीग्रेट होंगे टॉपिक। हाँ, ये जरूर हो सकता है मेजर टॉपिक किसके बारे में, ये जरूर कर सकते हैं। 50 मार्क्स का क्वेश्चन है, मेजर टॉपिक आपका इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, यानी कि उसमें 27 30 मार्क्स 32 मार्क्स, लेकिन बाकी 17-18 मार्क्स अदर सिलेबस एरिया। 50 मार्क्स के क्वेश्चन में मेनली तौर पर प्रिपेयर है, 3 पार्ट ऑफ सिलेबस होंगे, ठीक है, बेयर मिनिमम, ठीक है। 4 हो सकते हैं लेकिन 3 ध्यान में रखें, ठीक है ना? 2 आ गए तो अच्छी है, आपकी खुशनसीबी भी है, तो कम से कम 3 तो है। ऐसे अगर आप 25 मार्क्स का क्वेश्चन करेंगे तो मेजर आपको एक टॉपिक नजर आएगा, लेकिन उसमें ऐसे बन जाएंगे पार्ट ए और बी मिनिमम है, लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है पार्ट ए बी एंड सी, तो बी पार्ट वो अटैच करते थे कुछ और, फाइनेंस वगैरह सारी चीजें। सो ये हम इन्वेस्टमेंट साइड पे इसको पढ़ेंगे और आगे चलते हैं। लेकिन अच्छा, हम सबसे पहले यहां से शुरू करते हैं, बहुत बेसिक सा वर्किंग करते हैं, ठीक है? फहीम भाई ने बड़ी लिमिटेड क्लास का ड्यूरेशन लगाया है इस वीक में। ऐसे नॉर्मली मैं शुरू में एक्सटेंसिव क्लास ले लेता हूं, लेकिन इस मतलब उन्होंने पता नहीं क्या वजह है, लेकिन बाहर स्टार्ट तो करना है। रिवीजन है आपके पास एनपीवी और बैकअप। पहले हम एनपीवी की बात करेंगे, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। देखिए सबको अच्छी तरीके से पता है, मैं बहुत बेसिक से बात कर रहा हूं, सवाल से भी आऊंगा वहीं पे बात करूंगा, लेकिन मैं कुछ बैकअप पे बात करना चाहता हूं आपसे। बहुत बेसिक सी बात है, सब पता होगी ये बात आपको। जब आप इन्वेस्टमेंट अप्रेजल कर रहे हैं तो बेसिकली ये लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग होती है, am I right? है डिसीजन मेकिंग, ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग। अच्छा, लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग जो आप करते हैं उसके बहुत सारे मेथड हैं, उसमें वन ऑफ द मेथड आपके पास क्या है? नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। अब जो नेट प्रेजेंट वैल्यू जिसको आप एनपीवी कहते हैं, वो एनपीवी जो कैलकुलेट होता है
मतलब एनपीवी की जो वर्किंग होती है उसके अंदर दो चीजें चाहिए होती हैं। आपको कैश फ्लो चाहिए होते हैं, आप कहते हैं आपके पास इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट की वो एक वैल्यू है, और आप निकालते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश, ऐसा ही है ना भाई। तो आपके पास आते हैं नेट कैश फ्लोज, आप कहते हैं मेरे पास नेट कैश फ्लोज आ गए। उसके बाद आपके पास एक होता है डिस्काउंटेड, जिसको आप कहते हैं वैक, ठीक है ना, और उसके बाद आप निकाल लेते हैं एनपीवी। ये कुछ बेसिक सा स्ट्रक्चर होता है एनपीवी का। सर क्या बता रहे हैं, तो बहुत बेसिक सी बात है। हाँ, मैं मना नहीं कर रहा, शिकायत नहीं हो ना किसी को शुरू में। देखिए मैं आपको कुछ बातें बताता हूं, सुने। इसका मतलब है इस एनपीवी के अंदर दो बातें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, क्योंकि ये डिसीजन मेकिंग है मेरे बच्चों, डिसीजन मेकिंग है, क्योंकि ये डिसीजन मेकिंग है तो आप रेलेवेंट का कॉन्सेप्ट कभी नहीं पूछ सकते, वो यहां पे भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, ठीक है ना। यानी कि आपके कैश फ्लोज रेलेवेंट कैश फ्लोज होने चाहिए, ठीक है। वो यहां पर भी आपके साथ ही रहेगा, लिमिटेड है लेकिन साथ रहेगा, ठीक है। रेलेवेंट कैश फ्लोज का मतलब हम डिसीजन मेकिंग में उन कैश फ्लोज को कन्वर्ट करेंगे, सॉरी, हम डिसीजन मेकिंग के अंदर कैश फ्लोज को ऑनबोर्ड करेंगे, और वो भी कैश फ्लोज क्या होने चाहिए, रेलेवेंट होने चाहिए। तो हम कहते हैं नॉन कैश आइटम्स, सबको याद है ना, वो इररेलेवेंट होता है। आप कहते हैं जो पास कॉस्ट है, पास कॉस्ट का मतलब है या तो वो संक कॉस्ट हो, यू रिमेंबर, या वो कमिटेड कॉस्ट हो, यानी कि डिसीजन मेकिंग हो या ना हो, वो कॉस्ट इनकर्ड करनी है आपने, हैव टू पे दैट या हैव टू इनकर्ड, वो भी क्या है आपके पास, इररेलेवेंट, ठीक है। नॉन कैश आइटम लाइक डेप्रिसिएशन या अपोर्शन कॉस्ट, कब आप चीज के नए आउटलेट्स ओपन हो रहे हैं लेकिन नया सुपरवाइजर आपने अपॉइंट नहीं किया, उसी सुपरवाइजर की जिसकी सैलरी 5 लाख रुपए दी, वही उसको लुक आफ्टर कर रहा है। तो आपने कहा पहले मेरे 10 आउटलेट थे, 5 लाख रुपए डिवाइड बाय 10 आउटलेट, अब 2 और खुल रहे हैं, 5 लाख रुपए डिवाइडेड बाय 12 आउटलेट। तो न्यू आउटलेट के लिए आपके पास जो अपोर्शन कॉस्ट है वो रेलेवेंट नहीं हो सकता, सीधी सी बात, ठीक है। पास कॉस्ट इररेलेवेंट, हमेशा फ्यूचर पे बात होती है, और वो भी इंक्रीमेंटल होना चाहिए। तो मैं कहूंगा फ्यूचर इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज जो हैं वो रेलेवेंट होता है। एक तो फ्यूचर होने चाहिए और रेलेवेंट होने चाहिए, चाहे वो फिक्स्ड हो और वेरिएबल हो। वैसे वेरिएबल कॉस्ट तो रेलेवेंट होती है क्योंकि वो डायरेक्टली एसोसिएटेड टू प्रोजेक्ट होती है। डायरेक्टली एसोसिएटेड का मतलब है वो प्रोजेक्ट होगा तो वो कॉस्ट होगी, वो प्रोजेक्ट नहीं होगा तो वो कॉस्ट नहीं इनकट होती। फिक्स कॉस्ट को देखा जाता है क्या वो पुरानी कंटिन्यू है, अपोर्शन है, या फिर इंक्रीमेंटल। तो गेम जो है ना वो इसका है इंक्रीमेंटल का, यानी कि मैं ये नहीं कहता कि भाई वेरिएबल कॉस्ट रेलेवेंट होगी, फ्यूचर फिक्स कॉस्ट रेलेवेंट होगी, रेलेवेंट जो है वो इंक्रीमेंट है, दैट इज द की पॉइंट। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए रेलेवेंट कैश फ्लोज में कि हो सकता है कि कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, या यहां हम पढ़ेंगे आगे चल के अपॉर्चुनिटी बेनिफिट, यानी कि मैं प्रोजेक्ट करूं तो उसकी वजह से मैं कोई कॉस्ट लूज करूं तो वो डीम टू बी आउटफ्लो है, डीम टू बी आउटफ्लो। यानी कि मिसाल के तौर पे कबाब चीज, एग्जांपल दे रहा हूं, कबाब चीज ये कहता है कि मैं इस प्रोडक्ट लाइन को, नई प्रोडक्ट लाइन जो ऑन कर रहा हूं,
तो मैं एक काम करूं, मेरे पास फंड लिमिटेड है, तो मैं एक प्रोडक्ट लाइन बंद कर दूं और उसमें मुझे कंट्रीब्यूशन हो रहा था, जब वो बंद कर देगा तो वो कंट्रीब्यूशन हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि एक नई प्रोडक्ट लाइन को ऑन करने के लिए अगर किसी दूसरे प्रोडक्ट को आपने ऑफ किया है या क्लोज किया है, उसका जो अपॉर्चुनिटी आप गेन कर रहे थे उस अपॉर्चुनिटी को क्या करेंगे आप, डीम टू बी आउटफ्लो, दैट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बड़ी बेसिक सी बात है, लेकिन यहां पे चल के आगे चल के बताऊंगा भी अपॉर्चुनिटी बेनिफिट क्या मतलब। हम ये इवेल्युएट करेंगे रियल ऑप्शन में कि इस प्रोजेक्ट को ऑन करने की वजह से हो सकता है नए कुछ डोर्स क्या हो जाएं, ओपन हो जाए। अभी मैं शारे फैसल पे ट्रैवल कर रहा था, तो आज मैंने देखा वो बड़ा सा बैनर लगा हुआ था, कोई ल्यूब्रिकेंट कंपनी पाकिस्तान में आई है, ल्यूब्रिकेंट इंजन ऑयल्स, और उसमें जापान का टैग लगा हुआ था, नाउ इन पाकिस्तान लिखा हुआ है। वैसे तो पाकिस्तान में जो भी लॉन्च होता है कुछ ना कुछ बाहर से ही आता है, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर। खैर बाहर, द पॉइंट इज दैट के मैं मियां साहब को नहीं कह रहा, मैं शौकत अजीज को कह रहा, जो पुराने हमारे दौर का, जिसको परवेज मुशर्रफ साहब लेके आए थे। लेकिन बहरहाल कहने का मकसद ये कि अभी मैं ट्रैवल कर रहा था तो मुझे नजर आया कि नई चीज लॉन्च हो रही है, कोई नया मार्केट में कुछ है। तो अब मिसाल के तौर पर वो कोई भी ये चू पा करके कोई भी मतलब जापानीज कंपनी है उसने लुब्रिकेंट लॉन्च किया ना, तो मिसाल के तौर पर उसके 4 ब्रांड्स है, 4 प्रोडक्ट लाइन है। उन्होंने एक प्रोडक्ट लाइन यहाँ पे लॉन्च कर दी, क्या, इंजन ऑयल। अब वो मिसाल के तौर पे मोटर व्हीकल्स में और भी कोई काम करते हैं, तो उन्होंने हम पाकिस्तान अगर आ रहे हैं तो हम अभी पहला जो चैनल ओपन कर रहे हैं वो लुब्रिकेंट से इंजन ऑयल से करते हैं। तो इसकी इन्वेस्टमेंट अप्रेजल करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये इन्वेस्टमेंट अप्रेजल कर रहे हैं तो ये ऑब्जर्व कर रहे हैं यार व्हाट इफ कि अगर मैं सक्सेसफुल हो गया तो पाकिस्तान में मेरा एक ब्रांड इमेज हो जाएगा। ब्रांड इमेज होने के बाद मैं और भी प्रोडक्ट लाइन क्या करूंगा, ऑन करूंगा, तो उसकी भी वायबिलिटी हो सकती है, यानी कि वो होगा अपॉर्चुनिटी बेनिफिट्स। वो न्यू डोर जो ओपन होंगे ना वो ऑप्शंस होंगे, दैट इज द पॉइंट। एग्री। हमें क्या पता था कि वैसे तो अभी एग्जांपल देना मुनासिब नहीं है, वैसे फजूल से लोग हैं वो भी, कि मैकडॉनल्ड्स जो है वो बेकरी आइटम भी लॉन्च करेगा, उसको खुद नहीं पता था। अगर उनके कुछ आउटलेट्स, मुझे नहीं पता सारे आउटलेट्स में हो गया, उनके बेकरी कुछ कुकीज और लाइक लिमिटेड से वो प्रोडक्ट लाइन भी तो है ना, लॉन्च तो किया ना उन्होंने अपने ही आउटलेट पे साइड पे लेके बढ़ जाते हैं, एक अच्छा सा आउटलेट आपको छोटा बना लेते हैं और उसके अकॉर्डिंगली, सो वो भी तो उसके अकॉर्डिंगली वर्कआउट एड ऑन कर रहा है ना। मैकडॉनल्ड्स है ठीक है, लेकिन एड ऑन कर दिया बेकरी आइटम्स। सो इस किस्म की अपॉर्चुनिटी बेनिफिट्स अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हुए देखते हैं तो उन बेनिफिट्स की वैल्यूज को भी, उन कॉन्ट्रीब्यूशंस को भी क्या करते हैं, ऑन बोर्ड करते हैं। लेकिन ये जो बातें हैं ना बेनिफिट्स की, ये अभी नहीं कर सकते, ये आगे चल के करेंगे। अपॉर्चुनिटी बेनिफिट होगा इसके अंदर बहुत सारी बातें। सो दीज आर द पॉइंट्स अबाउट द रेलेवेंट ना, कि हाँ सबसे पहले तो हम डिसीजन मेकिंग करते हैं तो बी कॉन्शियस अबाउट दैट कि रेलेवेंट का कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट। अच्छा दूसरी बात यार देखो, हम सबको अच्छी तरीके से कुछ बातें ना बहुत फिक्स होनी चाहिए हमारा माइंड में, हम बाउंस बैक नहीं करें आगे जाके यार। देखो सबसे पहली बात, जब हम एनपीवी वर्कआउट कर रहे हैं, अच्छा पहला सवाल जो मैं कराऊंगा ना, अज्यूम दैट बैक गिवन होगा, ठीक है ना, बस वो बैक की थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशंस होंगी, असल बैक सीएपी वाला नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। इस वक्त जो पॉइंट है ना वो ये कि सर डू लेट अस नो अबाउट द फ्यूचर कैश फ्लोस कॉम्प्लिकेशंस, जो आपको बताया जाता है एनपीवी के अंदर फ्यूचर कैश फ्लोस में क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, यानी कि हम क्या कॉम्प्लिकेशंस फेस करते हैं, वो यहां पे भी करेंगे। अच्छा बीच बीच में ना मैं एफएम की चीजें लेके आऊंगा अभी, तो इट्स नॉट ओनली द F9 रिवीजन, अभी एड ऑन हो जाएगा। तो बता सकता है मुझे क्या कॉम्प्लिकेशन? सबसे पहले आपको टीचर ने बताया होगा इन्फ्लेशन, कि बच्चों देखो अगर इन्फ्लेशन का पॉइंट होगा तो इसको ऐसे इनकॉर्पोरेट करना है, यस। अच्छा दूसरा पॉइंट होगा टैक्सेशन, हाउ टू डील द टैक्स ना, ये हमने पढ़ना है, ठीक है। ये दो ऐसी कॉम्प्लिकेशंस है, बहुत मुश्किल है कि इसके बगैर कोई सवाल बनता है। कभी कभार टैक्स को इग्नोर करा देता है, बहुत है, वरना ये तो है। अच्छा
मैं मानता हूं रिस्क एंड अनसर्टेनिटी भी है, आई मीन कि वो प्रोबेबिलिटीज वगैरह, लेकिन अभी मैं तरह उसको होल्ड कर। तो पहले क्विकली बात कर लेते हैं इसमें, क्योंकि इसमें ये भी इशू है कि मतलब पिच भी तो सेट हो ना, कि आपको और मैं जो बात कर रहा हूं और आगे चल के भी जो बात करूंगा वो और आप, मेरा और आपका माइंडसेट बिल्कुल बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। इन्फ्लेशन के बारे में मैं क्या कह रहा हूं और आपका माइंडसेट क्या है वो एग्जैक्टली बराबर होगा, मना नहीं कर रहा, लेकिन क्योंकि एएफएम पे बात करनी है तो एडवांसमेंट पे भी हो आगे चल के, तो उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं इन्फ्लेशन मैटर को, ठीक है ना। बहुत बेसिक सी बात है। क्या मतलब इन्फ्लेशन, कि अगर मैं एनपीवी की कैलकुलेशन कर रहा हूं तो इन्फ्लेशन कैसे इनकॉर्पोरेट होता है एनपीवी की कैलकुलेशन। ये बड़ा कॉमन सा है जो F9 में पढ़ते हैं आप लोग। अच्छा, अब मैं आपसे एक बात बता दूं, इन्फ्लेशन के अंदर जब वर्कआउट कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं इन्फ्लेशन दो जगह अफेक्ट हो सकता है, फ्यूचर कैश फ्लोज में भी और डिस्काउंट रेट पे भी। क्योंकि बच्चों देखो, एनपीवी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स ना, एक है फ्यूचर कैश फ्लोज और एक है डिस्काउंट रेट, उसी से एनपीवी आता है। अगर एनपीवी पे कोई चीज अफेक्ट हो रही है तो यहां पर हमें देखना पड़ेगा कौन सी दो जगह अफेक्ट हो सकती है। अच्छा, कुछ बड़ी बेसिक सी बात ना, एक कंसेप्ट होता है नॉमिनल का। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल दोबारा से, फ्यूचर कैश फ्लोज रेलेवेंट क्या होते हैं, फ्यूचर कैश, ये नहीं भूलना है। अब मैं बात कर रहा हूं फ्यूचर कैश फ्लोज। पहले फ्यूचर कैश फ्लोज, क्या मतलब फ्यूचर कैश फ्लोज, इसमें एक कंसेप्ट होता है नॉमिनल। अच्छा, नॉमिनल फ्यूचर कैश फ्लोज और एक होते हैं रियल फ्यूचर कैश फ्लोज। तो मुझे बताएगा क्या होता है। बोले बोले, कोई मसला नहीं, डर नहीं, खौफ नहीं कहा मेरे से। दोबारा बोलो बेटा। नहीं, ठीक है, मैं ये नहीं पूछ रहा कैसे होता है, मेरा सवाल क्या है, व्हाट आर नॉमिनल कैश। मैं ये नहीं पूछ रहा हाउ टू कैलकुलेट, वो तो चैंपियन नेशनल ज्योग्राफिक में सबको सुबह देख के आया चीते, ठीक है ना। मैं तो पूछ रहा हूं ये होता क्या है। मतलब बहुत सिंपल बात है ना, आप कह सकते हैं इन्फ्लेशन एडजस्टेड। कोई ऐसे पूछेगा नॉमिनल फ्यूचर कैश फ्लोज क्या होता है, आप कहेंगे द फ्यूचर कैश फ्लोज दैट आर इन्फ्लेशन एडजस्टेड। फिर आपसे पूछा जाएगा हाउ इट वर्क्स, तो आप कहेंगे देखिए हम इसमें इन्फ्लेशन के फैक्टर को हर साल क्या करते हैं, इनकॉर्पोरेट करते हैं। मेक इट क्लियर ना, व्हाट इज दिस एंड हाउ टू कैलकुलेट दिस, दीज आर टू डिफरेंट क्वेश्चंस। अच्छा, दूसरी बात, रियल फ्यूचर कैश फ्लोज, आप कहेंगे सर ये भी फ्यूचर कैश फ्लोज तो होते हैं बट नॉट इन्फ्लेशन एडजस्टेड। वेरी सिंपल ना, बड़ी बेसिक सी बात है। अच्छा, जैसे मिसाल के तौर में मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मैं और आप एक प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, बेटा ये ऑनलाइन में सब लोग साथ है ना, जी बिल्कुल सही, ऑनलाइन में सब लोग साथ ही रहेंगे। लेकिन मैं आपसे बड़ी सिंपल सी बात पूछता हूं, आराम से सुनिएगा। मैं आपसे ये कहता हूं, क्या मैं आपसे ये कहता हूं कि हम एक प्रोडक्ट लॉन्च करें और कहते हैं उस प्रोडक्ट की लाइफ जो है ना वो 3 साल होगी। कोई भी प्रोडक्ट होगा उसकी लाइफ कितनी है, वो 3 years। अच्छा, एवरीबडी नोज दैट एयर 1 मींस व्हाट। हम एक असम्पशन लेके चलते हैं पूरे एफएम में, अज्यूम करते हैं कि नाउ जो है ना वो लेट सपोज 1 जनवरी 23 है, नाउ जो है ना वो है 1 जनवरी 23।
तो एयर 1 क्या होगा, या तो 31 दिसंबर 23 या 1 जनवरी 24, यानी ये 1 ईयर इज गॉन, ठीक है ना। तो ये एयर 1 24 है, एयर 2 25 है, एयर 3 26 है, वेरी बेसिक। अब मैं कहता हूं यार, हमने डिटरमिन किया है एक प्रोडक्ट हम लॉन्च करते हैं और वो प्रोडक्ट की वैल्यू जो है ना वो 100 रुपए का लॉन्च होना चाहिए, लेकिन इसकी मेकिंग में भी 1 साल लगेगा। अभी मैं नहीं लॉन्च करूंगा प्रोडक्ट, आज तो सोचा है मैंने, वी हैव डिसाइडेड। अब 1 ईयर रिक्वायर्ड टू मेक और इंपोर्ट और व्हाटएवर कुछ भी है, उसको टाइम लगेगा। हमारा लॉन्चिंग डेट ना 1 जनवरी 24 है, और हमने क्या कहा कि देखिए पाकिस्तान के अंदर इस किस्म की प्रोडक्ट के अंदर नॉर्मली इन्फ्लेशन रेट 10% रहता है, दैट इज द पॉइंट, ठीक है। अब मैं कहता हूं अच्छा तो मैं एक्चुअल में सेल कितने का करूंगा, तो आप क्या कहेंगे, इज इक्वल टू 100 इंटू 1.1, ठीक है ना। और आपने कहा इसकी पावर होगी 110, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट ईयर 120, उसके नेक्स्ट ईयर 133, बड़ा सिंपल है, इन्फ्लेशन एडजस्ट। यानी कि आपने बोला आज मैं प्रोडक्ट लॉन्च करूंगा तो 1 साल बाद 110 का सेल करूंगा, 121 का सेल करूंगा, सेकेंड ईयर में 133, यानी कि इन्फ्लेशन एडजस्ट हो गया। अच्छा, अब मेरा अगला सवाल है, सुनना, ये तो हो गया आपने कहा था नॉमिनल है। अच्छा आप कहते नहीं यार अगर इन्फ्लेशन के बगैर बात करें, तो आप कहेंगे देखिए इन्फ्लेशन के बगैर बात करेंगे तो क्या होगा, ये प्रोडक्ट जो हमने आज सोचा लॉन्च करने का वो 100 एंड 100 दोनों फ्यूचर कैश फ्लोज, यानी कि दोनों फ्यूचर कैश फ्लोज का मतलब है ईयर 1 इज द फ्यूचर, ईयर 2 इज द फ्यूचर, ईयर 3 इज द फ्यूचर, लेकिन एक इन्फ्लेशन एडजस्टेड है और एक इन्फ्लेशन एडजस्टेड नहीं। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मुझे एक बात बताएं, किताबों से हटके रियलिटी में अगर इन्फ्लेशन वाकई 10% है, अज्यूम बेटा जरा सुनिएगा, अज्यूम करें कि इन्फ्लेशन वाकई 10% होगा, अज्यूम करें, तो आपके पॉकेट में पैसे कितना आएंगे, रियल में या नॉमिनल में? मैं कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं पूछ रहा, बिल्कुल। मेमन कौन है, कोई नहीं है, ऐसा नहीं था, ऑनलाइन में जरूर होगा, ऐसे कैसे सकता है, मेमन कोई नहीं क्लास में, ये बता नहीं रहा। अबे मेमन नहीं है क्लास में कोई, अबे ऑनलाइन में तो होगा कोई, ये कैसी क्लास है, मेमन नहीं हो क्लास। अबे ये मेरे 18 साल की हिस्ट्री में पहली कोई क्लास होगी जिसमें मेमन नहीं है, अबे होगा कोई मेमन यार, ऐसा कैसे सकता है, इससे मेमन नहीं कर रहा, मैं नहीं हूं मेमन, लेकिन ऐसा कैसे सकता है, कौन है ये राम, ये बेटा आ गया ना ये अरीब, ऐसा कैसे सकता है यार, क्लासरूम में वो मेमन ना हो यार, दोबारा साहब मेमन बंद करो, देखो सुने मेरी बात, अरसलान भाई ठीक है भाई, पूरा टीएससी है, ये हकीकत है बात है, नहीं द पॉइंट इज दैट कि भाई मेमन एक कैफियत का नाम है भाई, आई मीन को बिजनेस सेंस है उनके अंदर। मेरा ब्रॉडअप मेरे सारे बहुत ज्यादा दोस्त जो है वो मेमन है, मेरा सारा स्टडी सारा दोस्तों का लेवल 7 लेवल 8 से मेमनों के साथ ही, तो वो भाई एक अजीब सी इंस्पिरेशन है मुझे मेमनों से वैसे। सो मेरी बात से देखिए, मैं दोबारा सवाल बताऊं, बीइंग अ मेमन, अब आराम से, अबे जेब में पैसे कितने आएंगे सीधा पूछ रहा हूं, ज्यादातर सोचना नहीं है, ये 100 रुपए आएंगे, मैं अगर 110 रुपए का प्रोडक्ट बेचूंगा तो 100 रुपए आएंगे, ये कैसा भाई, कुछ नहीं, ये प्रोडक्ट 100 रुपए का मैंने आज सोचा है आज के हिसाब से, लेकिन ये पक्का है कि 10% इन्फ्लेशन होगा तो इन्फ्लेशन के साथ बेचूंगा, तो इसका मतलब है डिस्प्ले भी जो रखा होगा कस्टमर को एयर 1 पे वो 110 रुपए का होगा,
दूसरे साल 121 रुपए। गल्ला समझते हैं? गल्ला समझते हैं ना सब? हाँ ना, वो मैकडोनल्ड का गल्ला हो, वो तेरा सोफिस्टिकेटेड होता है, या मेडिकल स्टोर वाला हो, बात तो एक ही है ना। गल्ले में पैसे कितने आएंगे? जो गल्ले में पैसे आते हैं ना, उसको कहते हैं नॉमिनल। आपकी जो जेब में पैसे आएंगे ना, उसे क्या कहते हैं? नॉमिनल। अल्टीमेट जो जेब में पैसे आते हैं ना, उसे क्या कहते हैं? अब इसको अंग्रेजी कर लेते हैं। अंग्रेजी में क्या लिखेंगे? द कैश फ्लो दैट विल एक्चुअलाइज इन फ्यूचर इज नॉमिनल कैश फ्लो। अब ये पूछ लेता ना एमसीक्यूज में, तो ये क्या है? हमने तो बोला था वो इन्फ्लेशन एडजस्ट करके कुछ था, ये क्या बोल रहा है? अरे यहाँ पे एमसीक्यू तो होगा नहीं। दोबारा से, द फ्यूचर सॉरी द कैश फ्लोज दैट विल एक्चुअलाइज इन फ्यूचर दैट्स कॉल्ड नॉमिनल कैश फ्लो। तो असल डेफिनेशन ये, जिसको कहते हैं इन्फ्लेशन एडजस्टेड। और होता कैसे? आपके पास वो जो कैलकुलेशन का इन्फ्लेशन इनकॉर्पोरेट कर, तो आप कहेंगे रियल कैश फ्लोज इट्स नॉट इन्फ्लेशन एडजस्टेड, बट द कैश फ्लोज दैट विल एक्चुअलाइज इन फ्यूचर दैट्स कॉल्ड नॉमिनल कैश फ्लोज। नॉमिनल फ्यूचर कैश फ्लोज, रियल हो या पे नॉमिनल है, दोनों ये क्या? फ्यूचर कैश फ्लोज। दोनों की मैथमेटिक्स अलग है। एक बात हो, अब जल्दी से मुझे जवाब बताओ। इधर यही सोचना आपकी जेब में पैसे कितने आएंगे, आंसर बताएंगे सब, ऑनलाइन में भी। आपकी गाड़ी खड़ी है बाहर, ठीक है ना, आप गाड़ी पे आए, गाड़ी खड़ी है, आपने बोला मैं 5 साल बाद ये गाड़ी 3 मिलियन की सेल करूंगा। नॉमिनल है या रियल? आप कह रहे हैं मैं 5 साल बाद की 3 मिलियन की सेल करूंगा। किसी को डाउट तो नहीं है ना, ये रियल नहीं है, ये क्या है? नॉमिनल। क्यों? क्योंकि आपको बता दिया गया कि फ्यूचर में एक्चुअल कैश फ्लोज इतना आना है। याद करने का नहीं है ये, यहां दिमाग में ड्रिल करने का। आपको बता दिया गया कि फ्यूचर कैश फ्लोज रेजिडल वैल्यू 3 मिलियन, इतने ही जेब में आएंगे, वो क्या हो जाएगा? नॉमिनल। दैट्स ऑल। हाँ, वहां अगर लिख दिया, अब मैं कह रहा हूं यार 3 मिलियन की सेल करनी है, पता नहीं इन्फ्लेशन क्या रहेगा, तो यार मैं लिख दूं उसको या 3 मिलियन, लेकिन सब्जेक्ट टू इन्फ्लेशन एडजस्टेड। 3 मिलियन सब्जेक्ट टू इन्फ्लेशन एडजस्ट। फिर आप देंगे ये रियल पे आप बात कर रहे हैं, मैं इसको क्या करूंगा? नॉमिनल बनाऊंगा, यानी कि मैं इनकॉर्पोरेट करूंगा नॉमिनल, इन्फ्लेशन एडजस्ट करके बेचूंगा मैं। तो पेपर कॉन्ट्रैक्ट्स में रेजिडल वैल्यू में आपको पढ़ाया जाता है अपना में, वो रियल लिखा हो तो रियल है, अदरवाइज वो बाय डिफॉल्ट क्या है? नॉमिनल। इसलिए हम रेजिडल वैल्यू को वैसे ही प्लॉट कर देते हैं, कुछ लिखा हो वैसे ही प्लॉट कर देते हैं, क्योंकि इतने गलने में पैसे आने। तो जो एक्चुअल पॉकेट में पैसे आने हैं ना आपके, वो होता है नॉमिनल कैश फ्लो। या तो उसको बनाओ या वो पहले से बना हुआ होता है। ये ऐड कर रहा हूं उस स्टेटमेंट। रेजिडल वैल्यू ऑलरेडी बिल्ड इन है, जो मेरे एग्जांपल है, यहां पर बिल्ड इन नहीं है तो मैंने बनाया। एग्री? बेटा ये तो नॉमिनल और रियल का गेम हो गया फ्यूचर कैश फ्लोज का, ये हो गया पॉइंट। अच्छा, अब अगला पॉइंट, जाहिर सी बात एक और चीज होती है डिस्काउंट रेट, ये भी आपको पढ़ाया जाता है। डिस्काउंट रेट के अंदर फिशर्स इफेक्ट होता है, पर रिकॉल कर लें वो क्या, डिस्काउंट रेट भी नॉमिनल होता है और डिस्काउंट रेट भी क्या हो सकते हैं? रियल। ये जो, अच्छा डिस्काउंट रेट का मतलब है इन्वेस्टर्स रिक्वायर्ड रिटर्न। क्या है? इन्वेस्टर्स रिक्वायर्ड रिटर्न। नॉमिनल का मतलब है इन्वेस्टर्स रिक्वायर्ड रिटर्न। अब वो इन्वेस्टर रिक्वायर्ड रिटर्न में अगर आपने इन्फ्लेशन बिल्ड कर दिया है तो वो नॉमिनल है, और इन्फ्लेशन बिल्ड नहीं किया वो रियल है। क्या मतलब? मैं आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूं तो परेशान नहीं होगा। यार मुझे एक बात बताओ, हम अपनी जिंदगियों में जो पैसा कमा, चलें ये भी छोड़ा, एक एग्जांपल देता हूं ऐसी। मुझे एक बात बताएं, मैं आपको अज्यूम कर, इंशाल्लाह एसी से क्वालिफाई हो जाएंगे, अज्यूम कह रहा हूं, इंशाल्लाह जो है वो आप एसी से क्वालिफाई हो जाएंगे। एसी से क्वालिफाई हो गया, मैंने बोला आजा भाई मैं अपॉइंट करता हूं,
2 लाख रुपए सैलरी दे रहा हूं, और क्या चाहिए? 2 लाख रुपए सैलरी मेहरान की दूंगा। मेहरान तो बंद हो गई, हमने तो समझा था ताका अहमद चलेगी, बंद हो गई वो। सो ऑल्टो दे दूंगा। सुन ले भाई, तुझे सिविक भी दे देंगे। अब 2 लाख रुपए सैलरी और एक ऑल्टो। अच्छा भाई कल्टस दे ले यार, बस डालडा के डब्बे से जो बनती है। तो बहरहाल कल्टस है, ऑल्टो है, गाड़ी भी मिल भाई, मुनासिब है ना, एसी से क्वालिफाइड, फ्रेश है, और कोई औकात तो है नहीं। मतलब फ्रेश बंदा जो है, कुछ आता तो नहीं, उल्टा पैसे लेने चाहिए, दे रहे। सो 2 लाख रुपए गाड़ी, बुरा पैकेज तो नहीं है ना? अच्छा, अभी तक तो मुनासिब लग रहा है। लेकिन मैंने बोला यार अब एक काम कर। अच्छा, और उसके बाद मैंने बोला देखें, हर साल पाकिस्तान में जितना इन्फ्लेशन होगा ना, इंक्रीमेंट भी करूंगा। सही है, लेकिन शर्त यह है कि आपको पूरी जिंदगी मेरे साथ काम करना। भाई मैं इंक्रीमेंट भी तो कर रहा हूं, इक्वल टू इन्फ्लेशन। 2 लाख रुपए सैलरी, गाड़ी, इक्वल टू इन्फ्लेशन, इंक्रीमेंट नहीं करेंगे ना। मतलब मजाक नहीं, ऑफर रिजेक्टेड। सर ये तो गुलामी हो गई ना। गुलामी का मतलब ये कि आप कह रहे हैं कि सुने कि मेरी परफॉर्मेंस का तो कोई रिवॉर्ड ही नहीं है, सिर्फ इन्फ्लेशन का रिवॉर्ड है। दैट मीन्स कि अगर आपने मुझे अपॉइंट किया और मैं अपॉइंट हो गया तो मैं पूरी जिंदगी ऑल्टो में घूमता रहूंगा। आपका ब्रेन ऐसी काम करना चाहिए, क्योंकि अगर आप मुझे इंक्रीमेंट देंगे इक्वल टू इन्फ्लेशन, तो मेरा स्टैंडर्ड तो अप नहीं होगा, मेरी परफॉर्मेंस एनहांसमेंट तो नहीं होगी। मैं अपनी पोजीशन को क्या रखूंगा? मेंटेन रखूंगा, उतना ही मेंटेन रहेगा। तो बच्चों सबसे पहली बात, जो इन्वेस्टर है ना, उसका रिटर्न इक्वल टू इन्फ्लेशन कभी नहीं होता। वो कहता है इन्फ्लेशन तो लाजमी कवर होना चाहिए। असल तो ये बताओ मेरा पैसा इंक्रीज कैसे होगा? आपकी जेब में 1 लाख रुपया है, कोई आपको 10% आज के दिन में रिटर्न दे, और पाकिस्तान का इन्फ्लेशन है 10% मिसाल के तौर पर, आप कहेंगे नहीं चाहिए, ले आओ, रिटर्न नहीं चाहिए मुझे। इससे अच्छा मैं बैंक में रख के अल्लाह माफ कर सूद ना करना नहीं है सर, हराम है वो। सो द पॉइंट इज दैट, आप कहेंगे इन्फ्लेशन कवर होगा तो फायदा क्या? मैं तो उसी जगह पे खड़ा रहूंगा, वो सब्जी खा रहा हूं, अगले साल भी वही सब्जी खाऊंगा, महंगी हो जाएगी। सीधी सी बात है यार। द पॉइंट इज दैट, मुझे कुछ बताओ, मेरा वेल्थ का मतलब है स्टैंडर्ड कैसे एनहांस होगा। मुझे कोई ऐसा रिटर्न बताओ, लाख रुपए दूं, अगले साल यूरोप जाऊं, टूर करके आऊं। $1 लाख कह रहा हूं बेवकूफा, रुपए थोड़ी कह रहा हूं। तो तुमला क्या पता रुपए की बात समझ रहे? हाँ हाँ, साल के। सो द पॉइंट इज दैट, उसमें टैक्स वगैरह भी एडजस्टमेंट बात बता दूंगा मैं, और 2-4 किस्म के टैक्स ऐड भी कर दूंगा। तो कहने का मकसद बच्चों ये है कि देखो, ये जो रिटर्न्स है ना, एक है नॉमिनल का मतलब यहां पर इन्फ्लेशन एडजस्टेड होता है, विद इन्फ्लेशन, और रियल का मतलब है विदाउट इन्फ्लेशन। का मतलब है जो रियल, जिसमें आपकी वर्थ डेवलप होती है, लेकिन वर्थ के साथ साथ इन्फ्लेशन भी इनकॉर्पोरेट हो, तो वो कहलाता है नॉमिनल। अच्छा, एक काम की बात यहां पर ना, आपको ये फॉर्मूला अच्छी तरीके से पता है, 1 प्लस, सब चैंपियन है इसके, 1 प्लस इन्फ्लेशन, ठीक है ना। और इन्फ्लेशन भी आपको पता है 2 तरीके से सवाल में हो सकता है, एक स्पेसिफिक हो सकता है और एक जनरल, ठीक है। जनरल का मतलब है ओवरऑल इकोनॉमी में कितना इन्फ्लेशन है, उसके अकॉर्डिंगली बात करेंगे और फिर आगे प्रोसीड करेंगे। ये हो गया एक। अच्छा, आगे चलते हैं, इसके अंदर कंप्लीट करते हैं बात, फिर टैक्स को वहीं से पढ़ेंगे क्वेश्चन से। बच्चों सबको अच्छी तरीके से एक बात पता है, सुने, और वो ये बात है कि एनपीवी को एनपीवी को 2 तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है, एक नॉमिनल टर्म्स में, और बच्चों एक होता है रियल टर्म्स में। नॉमिनल टर्म्स का मतलब ये कि आप फ्यूचर कैश फ्लोज इन्फ्लेशन ले लें, इन्फ्लेटेड ले लें, यानी कि नॉमिनल, और डिस्काउंट रेट भी क्या लें, और आप एनपीवी निकाल लें। अच्छा, रियल में फ्यूचर कैश फ्लोज क्या लें आप? रियल
डिस्काउंट रेट भी बेटा रियल, और आप कैलकुलेट कर दें क्या, एनपीवी। दैट इज द पॉइंट, ये है पॉइंट आपके पास। अच्छा, दोनों में आंसर क्या आता है, सेम आता है। मैं इस वक्त यहां पर प्रूफ करने के मूड में नहीं, किसी कैलकुलेशन पे, ये कर चुके हैं आप F9 में, हम सवाल करें, ठीक है। दोनों तरीकों से कर सकता है, ये तरीका प्रिवेल करता है ज्यादातर, नॉमिनल, ठीक है ना। आपका एग्जामिनर क्या मेंशन करेगा, नॉमिनल से करें रियल से करें, दोनों को प्रूव करें। नॉर्मली एएफएम में इतना टाइम एग्जामिनर के पास नहीं है, ना आपसे वो करवाता है, ठीक है ना। ये सवाल दिया था मैंने आपको, इस सवाल पे बात करते हैं, इधर टैक्स को भी लेके आ रहे हैं, फिर मैं एक एएफएम की चीज इनकॉर्पोरेट भी करूंगा। ये देखो बेटा, अच्छा बेटा एक बात ध्यान में रखिएगा, आप लोगों को हर हाल में कल जो है ना व्हाट्सएप के ग्रुप में इन हो जाना है, सर पे सवार हो जाए, सुबह 9 बजे ना, 10 बजे आते हैं शायद फहीम साहब, तो बस फहीम साहब को मैसेज करके भाई मुझे व्हाट्सएप के ग्रुप में ऐड करो। हाँ बन गया, ठीक है ना, व्हाट्सएप के ग्रुप में ऐड कर दो, ये लाजमी करना है, कल आपने जिम्मेदारी ऑन करनी है इसके लिए, लाजमी तौर पर, ठीक है, बहुत जरूरी है। अच्छा सुने बात, ये मैंने सवाल कुछ करने दिया था आपको, इसमें क्या कहता है, जैसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़ लेता हूं, कहता है एस्टिमेट द एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट एंड रिकमेंड ऑन द बेसिस ऑफ एनपीवी वेदर और नॉट प्रोजेक्ट शुड बी अंडरटेकन। एनपीवी कैलकुलेट करना है वन बाय वन, आसान। ये F9 के स्टडी टेक्स्ट से मैंने पिक किए बीबीपी के, ठीक है ना, ये बीबीपी का क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है, F9 का। ये कहता है ब्रिजफोर्ड is considering whether or not to invest in development of a new product which would have an expected market life of 5 years। अच्छा, ये इन्होंने कोई प्रोजेक्ट को एस्टिमेट किया है। नंबर 1, इक्विपमेंट की कॉस्ट है 2 मिलियन, फिर ये वर्किंग कैपिटल, अभी बात कर लेंगे वर्किंग कैपिटल को भी। वर्किंग कैपिटल भी एक रेलेवेंट कैश फ्लोज होता है, ठीक है ना, 200, 250, 300, 350, 350, ठीक है। फिर ये कहते हैं इसके कुछ कैश फ्लोज हैं, सेल्स, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, ओवरहेड, और फिर ये इसने दे दिया इंटरेस्ट, ठीक है। आराम से सुनेगा, इन्वेस्टर दो होते हैं, एक डेट इन्वेस्टर होता है, एक इक्विटी इन्वेस्टर। एक्चुअल इन्वेस्टर तो इक्विटी होता है जो ओन करता है बिजनेस, और डेट इन्वेस्टर भी होता है, दोनों इसलिए आते हैं बिजनेस में, रिटर्न चाहिए। इक्विटी इन्वेस्टर को रिटर्न देते हैं डिविडेंड में, डेट इन्वेस्टर को रिटर्न देते हैं डेट इंटरेस्ट फॉर्म। अच्छा, जब हम एनपीवी कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो हम इन्वेस्टर को ये बताते हैं कि तुम्हारा रिक्वायर्ड रिटर्न मीट होगा या नहीं होगा, ऐसे ही है ना। तो वो जो रिक्वायर्ड रिटर्न है ना, वो इक्विटी होल्डर का डिविडेंड और डेट होल्डर का इंटरेस्ट, ये दोनों डिस्काउंट रेट के अंदर बिल्ड होता है। इक्विटी होल्डर का डिविडेंड और डेट होल्डर का डेट, जैसे केडी और केई के आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ये बिल्ड इन होते हैं कहां पर, वैट के अंदर, डिस्काउंट रेट के अंदर, इसीलिए फ्यूचर कैश फ्लोज में उसकी कोई जगह नहीं होती। तो डू रिमेंबर, और आपको ये पता भी है, F9 में बताया गया कि इंटरेस्ट और डिविडेंड ऑलवेज इररेलेवेंट, dividend and interest always irrelevant because it's a part of the investor required and that is back। तो इसका मतलब है यहां पर एनालिसिस में इंटरेस्ट गलत है, इंटरेस्ट नहीं हो सकता, अगर डिविडेंड भी होता तो हम इग्नोर कर देते, रीजन मैंने बता दी। फिर ये डेप्रिसिएशन है, ये भी गलत किया उन्होंने, टोटल कॉस्ट है, प्रॉफिट है। कहते हैं एज फाइनेंस डायरेक्टर यू हैव सम क्रिटिसिज्म ऑफ द managing director's estimates. Figures ignore both inflation and capital allowance on equipment, and you decide to prepare an amended assessment of the project with the following data. Number 1, selling price overhead expense will increase with inflation. 5% inflation के साथ काम, तो ये स्पेसिफिक इन्फ्लेशन बताया ही है, समझते ना, स्पेसिफिक जो कैश फ्लो बेस्ड है। मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, वर्किंग कैपिटल इंक्रीज बाय 10%, ये भी स्पेसिफिक इन्फ्लेशन। For tax purpose, capital allowance will be available against the taxable profit of the project, 25% reducing balance basis।
टैक्स के बारे में भी मैं यहां पे समझा दूंगा ओवरऑल, इसमें मैं ऐड भी कर दूंगा एएफएम का एक पॉइंट। एएफएम में नहीं पूछता। रेट ऑफ कॉर्पोरेशन टैक्स ऑन टैक्सेबल प्रॉफिट 35% एंड टैक्स इज पेड 1 ईयर एरियर्स। ठीक है ना, एक साल डिले पे करते हैं। इक्विपमेंट विल हैव 50, ये देखो 50,000 सैलवेज वैल्यू एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट लाइफ। अब वैसे तो आसान सी बात है, कुछ नहीं लिखा हुआ नॉमिनल है। क्यों है नॉमिनल? क्योंकि अल्टीमेट इतने ही पैसे आपके इन होने, तो ये बाय डिफॉल्ट क्या है? नॉमिनल। उसके बाद कहता है कंपनीज रियल वैक इज 7%। और आपको पता है वैक अगर ना भी लिखा हो बाय डिफॉल्ट आफ्टर टैक्स ही होता है यार, क्योंकि केटी में 1 - 3 एडजस्ट हो जाता है। यस और नो? और जनरल इन्फ्लेशन है 4.7%। तो इसका मतलब है यहां पर एनपीवी कैलकुलेट करने के लिए हमें जो वर्किंग करनी पड़ेगी, कुछ ऐसे वर्किंग करनी पड़ेगी कि हम एनपीवी कैलकुलेट कर रहे हैं थाउजेंड्स में, तो ये पोर्शन हमारे पास एनपीवी का है और ये पोर्शन आपके पास वर्किंग का है। ठीक है ना, हम स्टार्ट करते हैं। अब मिसाल के तौर पे सबसे पहले आपने लिखा है इन्वेस्टमेंट। बेटा इन्वेस्टमेंट कितनी है? अगर आप लोगों ने कर लिया है तो ठीक है, नहीं है तो आप साथ साथ सिस्टम पे करेंगे। मेरा कितनी वैल्यू है? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट्स 2000। आपने लिखा 2000, वेरी सिंपल। उसके बाद मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं कंट्रीब्यूशन। क्या लिख रहा हूं? कंट्रीब्यूशन। सर क्या कर रहे हैं ये देखें, कंट्रीब्यूशन के आगे मैं लेबल कर रहा हूं वर्किंग 1। पहले दिन से सिखा रहा हूं लेबलिंग होती है, आखिर में नहीं सीखेंगे। ठीक है ना, ये होगा मेन टेबल और राइट हैंड साइड में क्या करेंगे आप? वर्किंग। कल बोला था ना, एक टेक्निकल मार्क्स भी चलेंगे साथ और साथ में प्रोफेशनल मार्क्स, चाहे कैलकुलेशन हो चाहे थ्योरी हो। थ्योरी में भी पढ़ेंगे, बीच बीच में बात करते रहेंगे प्रोफेशनल स्किल मार्क्स, ताकि चीजें साथ साथ चलती रहे। ठीक है ना, वर्किंग्स। अब हमने कहा वर्किंग में सबसे पहले फर्स्ट वर्किंग करेंगे किसकी? कंट्रीब्यूशन। आपने बोला ठीक है हम वर्किंग कर लेते हैं कंट्रीब्यूशन की। वर्किंग नंबर 1 लेबल कर दिया आपने। लिखना चाहे तो लिखें, नहीं लिखना चाहे तो ना लिखें इस पे कंट्रीब्यूशन। ठीक है ना, कंट्रीब्यूशन का नॉर्मली तरीकेकार ये होता है कि पहला काम क्या करें आप? कोशिश किया करें कि पहले पर यूनिट निकालना है, फिर इसको यूनिट से मल्टीप्लाई करना। चले बताइए सबसे पहले सेल्स प्राइस बताएंगे। सेल्स प्राइस कितनी? अच्छा, अब इसने बोला है आराम से सुनेगा, ये जो सेल्स है, या चले अभी प्राइस तो नहीं है तो टोटल वैल्यूज है यहां पर, तो हम डायरेक्ट कर देते हैं इस बार। सेल्स है, ये जितनी भी वैल्यूज गिवन है सेल्स की, ये इन्फ्लेशन एडजस्टेड नहीं है। ठीक है, सेल्स और ओवरहेड एक्सपेंस इन्फ्लेशन होगा कितनी वैल्यू से? 5%। तो हम इन्फ्लेशन इनकॉर्पोरेट करते हैं। यस, ईच ईयर अलग अलग कैश फ्लोज है, सेम कैश फ्लोज नहीं है। तो पहले तो माइंडसेट कर लें और मिस्टेक नहीं करेगा। मुझे एक बात बताएं, ये 2500 कौन सी ईयर का कैश फ्लो है? ईयर 1 का। लेकिन ये है रियल टर्म पे, यानी कि 0 टर्म पे, तो इसको इन्फ्लेट करना पड़ेगा 1 टाइम। ये जो ईयर 2 है 3000, ये भी रियल टर्म पे। फ्यूचर कैश फ्लो 3000 है ईयर 2 का, है कौन सी टर्म्स में? रियल टर्म्स में। तो इसका मतलब इसको 2 मरतबा 2 टाइम्स क्या करना पड़ेगा? इन्फ्लेट करना। ऐसे 3000 फ्यूचर कैश फ्लो 3rd ईयर का है, लेकिन ये है रियल टर्म पे, उसको 3 टाइम्स क्या करना पड़ेगा? इन्फ्लेट करना पड़ेगा। तो स्टार्ट हो जाए बस। नंबर 1 2500 इनटू कितना इन्फ्लेशन रेट है बेटा? 1.05। क्या हुआ? कितने बजे? 12 बजे। फहीम साहब को बोले ये क्या मतलब है? ये तो नेक्स्ट टाइम 2625। उसके बाद नेक्स्ट 3000, कितना परसेंट इन्फ्लेशन?
1.05 पावर, उसके बाद नेक्स्ट 3500 इंटू 1.05 पावर। क्या ये ड्रैग हो सकता है? अगर कैश फ्लो कांस्टेंट होता है तो ड्रैग कर सकते हैं, लेकिन कैश फ्लो कांस्टेंट नहीं है तो हमें मजबूरी में ये करना पड़ा है। 3500 इंटू 1.05 पावर, उसके बाद 3000 मल्टीप्लाई बाय 1.05। चलो जी, सेल्स हो गया। सेल्स के बाद क्या है? मटेरियल कॉस्ट। क्विकली बताएंगे, मटेरियल पे कितना इन्फ्लेशन है बेटा? 10%। वैल्यूज क्या है? 500, 600, 776 इज इक्वल टू 500 इंटू 1.10 पावर 1। उसके बाद वैल्यू कितनी है? इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 1.10 माइनस सॉरी पावर 2 इज इक्वल टू 700 इंटू 1.10 पावर 1 again, 700 once again into 1.10 power is equal to 700 600 multiply by 1.1 पावर 5। चलिए जी, नेक्स्ट बताइए क्या है? मटेरियल एंड सॉरी लेबर एंड, लेबर पे कितना है? लेबर की कॉस्ट पे भी 10% है ना जी, बताइएगा। इज इक्वल टू माइनस 750 मल्टीप्लाई बाय 1 पॉइंट पावर। नेक्स्ट बताएं, 900 मल्टीप्लाई बाय 1.1 पावर 2। नेक्स्ट बताइए, 1100 मल्टीप्लाई बाय 1.1 पावर। उसके बाद नेक्स्ट 1100 इंटू 1.1 पावर। उसके बाद इज इक्वल टू 1.1 पावर। उसके बाद बताएं ओवरहेड्स, फरमाइए ओवरहेड्स में। इज इक्वल टू 300 इंटू 1.05, 5% है ना। उसके बाद 350 इंटू 1.05 पावर। अच्छा ठीक है, is equal to 350 multiplied by 1.05 पावर। ठीक है ना, लेकिन ये सब माइनस होगा। ये आ गया आपके पास कंट्रीब्यूशन। बच्चों कंट्रीब्यूशन बताएंगे। ये कंट्रीब्यूशन की वैल्यूज आ गई।
सॉरी प्री पॉपुलेटेड स्प्रेडशीट एपी में भी होती है। प्री पॉपुलेटेड नहीं, उससे बेस भी आ। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका कंट्रीब्यूशन। ठीक है ना, आपने वर्किंग किया इज इक्वल टू ये आपका आ गया कंट्रीब्यूशन। बेटा ऑनलाइन में भी सब लोग साथ होंगे। ये हो गया पॉइंट। नेक्स्ट आगे कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन के बाद क्या है? टैक्स। बेटा मेरी बात सुने को, फिक्स कॉस्ट नहीं है कोई यहाँ पर, वो तो फिक्स कॉस्ट एडजस्ट कर ले। इधर मेरी बात सुने को, बेटा इधर कॉन्सेंट्रेट करेगा, अगले 5 मिनट बड़े इंपॉर्टेंट है। देखो यार, जब भी हम वर्किंग कर रहे होते हैं टैक्स की, तो आप अपना माइंडसेट कर लें। देखिए अगर इस तरह से माइंडसेट करेंगे तो गलती नहीं करेंगे। मैं सिर्फ ये एफएम की बात नहीं बता रहा, ये इसमें कुछ एएफएम की बात भी आएगी। देखो बेटा टैक्स का मतलब क्या है, अपना जो माइंडसेट करें ना वो क्या करें, आप टैक्स के बारे में माइंडसेट करें कि अगर कंपनी ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट लॉन्च करती है तो कंपनी की टैक्सेबल इनकम पे क्या इंपैक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर लेट सपोज मैं टोयोटा की बात कर रहा हूं, अभी टोयोटा ने जो है वो पाकिस्तान में टोयोटा क्रॉस लॉन्च किए, नया यूनिट बिजनेस का क्रॉस ओवर है वो, ठीक है ना, एसयूवीज हैं। तो क्या टोयोटा इज इक्वल टू न्यू प्रोडक्ट? ऐसा तो नहीं है। टोयोटा तो एक कंपनी है, उसका तो एक प्रोजेक्ट है, एक नई गाड़ी लॉन्च कर रही है। अब उस गाड़ी का मिसाल के तौर पे 5 इयर्स का लाइफ साइकिल, तो हम इन्वेस्टमेंट अप्रेजल कर रहे हैं कि टोयोटा जो न्यू कार लॉन्च कर रहा है वो मतलब वो फीजिबल एनपीवी उसकी क्या है। तो हम पता है क्या सोच रहे हैं कि अगर नया प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे लाइक दिस, तो ओवरऑल टोयोटा के टैक्सेबल इनकम में क्या इंपैक्ट होगा? What will be the impact on the taxable income of the company, that is Toyota, due to the reason of this project? तो कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो प्रोजेक्ट इज इक्वल टू बिजनेस नहीं होता। प्रोजेक्ट तो बिजनेस का क्या है, एक पार्ट है। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि नहीं, ये क्वेश्चन क्या है, ऐसा भी हो सकता है कि भाई हम तो सर एक नई एंटिटी लॉन्च कर रहे हैं और पूरी एंटिटी का एनपीवी कैलकुलेट कर रहे हैं, उस जगह पे प्रोजेक्ट नहीं होगा, उस जगह पे पूरी क्या होगी, एक एंटिटी होगी। लेकिन अभी एंटिटी की बात नहीं हो रही, अभी किसकी बात हो रही है, एक प्रोडक्ट लाइन, एक प्रोजेक्ट। उस प्रोजेक्ट की वजह से कंपनी की टैक्सेबल इनकम। तो हम ऐसे सोचेंगे अगर टोयोटा ने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया तो टोयोटा का टोटल कंट्रीब्यूशन या टोटल टैक्सेबल इनकम इंक्रीज होगा इस वैल्यू से। गेटिंग पॉइंट? तो इसकी वजह से टोयोटा को एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये यहां पे मैं लिख रहा हूं टैक्स पेमेंट्स, एक्स्ट्रा टैक्स। अच्छा, हम टैक्स जो आप F9 में करते हुए आए, वो टैक्स को 2 पार्ट पे स्प्लिट किया आपने। बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, मैं मना नहीं कर रहा बिल्कुल। क्या एक तरफ आपने ये जो कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन का मतलब यहाँ पे टैक्सेबल इनकम है, उसको पिक किया आपने, टैक्सेबल इनकम, ये रहा टैक्सेबल इनकम, एग्री। और एक तरफ इन्वेस्टमेंट का जो टैक्स सेविंग फ्रॉम कैपिटल हाउस है, वो मैं पढ़ाता हूं अभी हम इसकी बात कर रहे हैं टैक्सेबल इनकम। सर आपने ये भाषण क्यों दिया, टोयोटा और सारी चीजें? क्योंकि मुझे नहीं पता अभी F9 में लेटेस्ट क्या हो रहा है, 1-2 सेमेस्टर से, लेकिन मेरे ख्याल से नहीं हुआ है। AFM में तो ये हुआ है। ये भी तो हो सकता है कि टोयोटा का जो नया प्रोजेक्ट है वो पहले 2 सालों में लॉस दे। तो आप पता है क्या सोचेंगे, आप ऐसे सोचेंगे, आप कहेंगे अगर नया प्रोडक्ट लॉस देगा तो टोयोटा की टैक्सेबल इनकम से वो लॉस एडजस्ट हो जाएगा और टैक्स पेमेंट नहीं होगा, टैक्स सेविंग होगा। AFM का पार्ट अभी नहीं आएगा, आगे क्वेश्चन में आएगा, लेकिन इंट्रोड्यूस कर रहा हूं दोबारा से। इफ दिस प्रोजेक्ट इज अ पार्ट ऑफ टोयोटा होल कंपनी, सो मे बी देयर 1 or 2 years लॉस। तो ये लॉस बेसिकली, इस प्रोजेक्ट का जो लॉस है वो पूरा टोयोटा कंपनी की टैक्सेबल इनकम को कम कर देगा।
और अल्टीमेट टैक्स क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा. दैट शुड बी टैक्स सेविंग्स, नॉट द पेमेंट. एग्री? ये ऐसा होता है, ठीक है ना. ये पॉसिबिलिटी ये यहां पर हम कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं है. यहां तो सब जगह पे प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, ठीक है. लेकिन सर इधर मेरी बात सुनो. सर अज्यूम करें ये कोई प्रोजेक्ट वगैरह नहीं है, ये तो मिसाल के तौर पे एग्जांपल दे रहा हूं. कतर में एक्सपो हो रहा है, अभी फीफा वर्ल्ड कप होता है, अभी एक्सपो हो रहा है. आप चले गए कतर फॉर एग्जांपल, आपने कहा इन्वेस्टमेंट करूंगा, आपने कंस्ट्रक्शन में वहां पे इन्वेस्टमेंट कर दिया. एग्जांपल दे रहा हूं, बस वो जो कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट है ना, वही आपकी कंपनी है बस, और कुछ नहीं है. आपने कहा भाई 8 साल का प्रोजेक्ट है, 2 साल में लॉस होगा. कतर की गवर्नमेंट ने बोला, मिसाल के तौर पे, वहां पर टैक्स के बड़े रिलीज है, उन्होंने बोला कि भाई जो कतर का 2 साल का टैक्स लॉस है ना, उसको हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं. आपकी कंपनी का पूरा लॉस जो है ना, वो 2 साल अगर लॉस हुआ तो हम आपको अगले 2 साल टैक्स एग्जेम्प्ट करा देंगे. पहले साल मिसाल के तौर पे $1 लाख का लॉस हो गया, दूसरे साल $2 लाख का लॉस हो गया, तो तीसरे और चौथे साल आपको जो प्रॉफिट होगा ना, वो लॉसेस उससे क्या हो जाएंगे, एडजस्ट हो सकते हैं ना. ऐसी कॉम्प्लिकेशंस आएंगी टैक्स. लेकिन ये हमें सोचना पड़ेगा, जब एग्जामिनर बोलेगा कैरी फॉरवर्ड, जब ही करेंगे, नहीं तो उसके प्रॉफिट में से क्या करा देंगे, एडजस्ट करा देंगे अलग टोटा. सो दिस इज द पॉइंट. ये ऐसे सोचना है आपने. योर ब्रेन शुड वर्क इन दिस मैनर. कैलकुलेशन करो, मना नहीं कर रहा, लेकिन तुम लोग कैलकुलेशन करते करते ना असेंबली लाइन बन जाते हो. समझते हो असेंबली लाइन, मतलब एआई बन जाते हो बिल्कुल ही. इंसान का ब्रेन तो काम ही नहीं करता, सोचना नहीं होता, बस वो बोला है ना उसी तरीके से करता रहो. नहीं, एग्जामिनर यहां पे डेलिबरेटली प्लान करता है चीजें. क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकल वर्ल्ड में चीजें डिफरेंट होती है. क्योंकि आपको पैसे 2, 4, 5 लाख, 1 मिलियन सैलरी वगैरह, बेटा वो मशीनों को नहीं मिलती. मशीनों को तो प्लान कर दिया जाता है, बस मशीन है क्या, तो घर थोड़ी जाएंगे आप. इंसानों को मिलती है सैलरी. और आपका तो जौर वैसी जनरेशन जी, हम तो पुराने लोग, आप लोग नए लोग. हमने तो सुना भी नहीं था व्हाट्सएप को, हमने तो सुना भी नहीं था किसके बाद ए आए. तो हाय हाय होगा ना वो, मतलब तुम्हारा कंपटीशन का लेवल क्या होगा. हम तो क्या, मतलब मैंने तो वैसे 45, 46 में रिटायर हो जाना है. उसके बाद रिटायरमेंट के बाद आप सोचते हैं इजाजत है 10 साल मेरी लाइफ, और 10 साल बाद आप कहाँ होंगे. और आप सोचे जो फ्रीक्वेंसी ऑफ चेंजेस आ रहा है, वो आपका क्या कैलिबर मतलब होगा, और किस तरीके से वर्किंग करेंगे आप. नहीं, मैं ये नहीं कह रहा परेशान होने की बात है ये कि कितना इंटेलिजेंटली वर्क हो जाएगा. लेकिन याद रखिए, रोबोट्स को पैसे नहीं मिलता है, रोबोट्स प्लांट हो जाता है. एक मतलब ह्यूमन ब्रेन को काम कर, वो काम करेगा तो पैसे मिलेगा. तो आप देखिए, सीखे, मना नहीं कर रहा, लेकिन कम से कम रीजनिंग तो ढूंढा करें. ऐसे क्यों रीजनिंग ही नहीं पता. खैर बार. सो द पॉइंट इज दैट ये टैक्स पेमेंट है. अब वर्किंग कर ले, मना नहीं कर रहा. कितने परसेंटेज है, 35% है. इज इक्वल टू 0.35 और ये पेमेंट हो गई. अच्छा, अब अगली बात, ये टैक्स पेमेंट है. एक है टैक्स सेविंग्स, क्या कहते हैं उसको, हाँ टैक्स बेनिफिट, कैपिटल अलाउंस. कितना परसेंट है वो, 25% रिड्यूसिंग बैलेंस. ऐसे ही है ना कुछ. इसकी वर्किंग कर लेते हैं. वर्किंग टू क्या है बच्चों इसका, कैसे करते हो वर्किंग भाई. इसमें होता है क्या है, इसको पता, एक्सप्लेन करेगा क्या है ये, व्हाट इज द स्पीन. मतलब हम कहते हैं डेप्रिसिएशन की एनपीवी में कोई जगह नहीं है. आई डू एग्री, नो प्लेसमेंट. लेकिन अगर टैक्स डेप्रिसिएशन अलाउबल टैक्स होता है, सॉरी अलाउबल एक्सपेंस होता है, तो आपकी टैक्सेबल इनकम क्या हो जाती है, कम हो जाती है.
और अगर टैक्सेबल इनकम कम हो जाएगी तो उससे टैक्स सेविंग होगा, जिससे बोला जाएगा डीम टू बी इनफ्लो। रेलेवेंट कॉस्ट में कहा जाता है ना, अगर कोई चीज सेविंग होगी प्रोजेक्ट की वजह से तो वो डीम टू बी इनफ्लो। तो आप वर्किंग करते हैं, कैसे वर्किंग करते हैं बेटा? बड़ी स्टैंडर्ड सी वर्किंग है। एक है कैपिटल अलाउंस 25% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ठीक है ना? क्या है बच्चों, जरा बताना। कितना है? 2000। तो डेप्रिसिएशन कितना है? 0.25। ठीक है ना? आई होप के शॉर्टकट मेथड सबको आता होगा। एवरी मतलब बहुत कॉमन सी बात है। फर्स्ट ईयर 5 ईयर है तो नेक्स्ट ईयर क्योंकि 25% है तो ये 0.75 हो जाएगा। यस, सेम प्रोजेक्ट हो जाएगा। अच्छा, कब तक जाएगा ये? नहीं, 6 तक नहीं जाएगा बच्चा, ये जाएगा 5 तक, क्योंकि 6 तो 1 ईयर डिले का गेम है। कैपिटल अलाउंस तो ये होगा 500, 375, 281.3, 210.9 एंड 158.2। यस। अच्छा, अब होगा क्या? क्या ये 5th ईयर में सेम वैल्यू होगी? नहीं, सेम ये नहीं होगी। कैसे करते थे कुछ याद है? ऐसे सोचे, इधर मेरी बातें सुने। आपने एक इन्वेस्टमेंट करी है, कब? आपने इन्वेस्टमेंट करी, इधर सुनिएगा, आप कहते हैं मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, कितनी वैल्यू की? 2000 की। अच्छा, टैक्स वालों को क्या बोलूंगा? इधर बोर्ड में देखिएगा, टैक्स वालों को बोलूंगा देखिए ये मेरा एक्सपेंस हो गया, आप मुझे टैक्स अलाउ कर। तो वो कहते हैं वी डू एग्री, आपका 2000 एक्सपेंस हुआ है, लेकिन 2 चीजें हैं। नंबर 1, हम इसको फौरन नहीं मानते, हम इसको ओवर द टाइम वर्किंग करें। तो आपने कहा ठीक है, आउट ऑफ 2000 मैंने एयर 1 से लेकर एयर 4 तक क्लेम किया। ऐसा ही होता है ना, एयर 1 से एयर 4 तक क्लेम किया। कितना क्लेम किया? ये आपने क्लेम किया, ठीक है, आपने बोला ये मेरा क्लेम हो गया 1367। तो टैक्स वालों को बोला कि भाई आप ना मुझे बाकी बच गए ये 632.8, ये मुझे आप, क्योंकि अब प्रोजेक्ट हो गया वाइंड अप, लाइफ साइकिल खत्म, तो आप मुझे अलाउ कर दें। तो उन्होंने बोला नहीं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि रेजिडल वैल्यू जो है ना वो आपकी कॉस्ट नहीं है। ठीक है ना? अब आपने, आपकी पूरी 2000 कॉस्ट थोड़ी लगी है, आपकी तो रेजिडल वैल्यू भी थी। कितनी रेजिडल वैल्यू है? तो आप कहेंगे 632.8 प्लस 50, 582.8, ये आप क्लेम करेंगे 582.8। इसका मतलब ये है, इधर स्टेटमेंट सुनिएगा, टैक्स अथॉरिटी ने टोटल क्लेम जो हमें दिया है ना वो 1950 का होगा, नॉट द 2000। इस पे हमें मिलेगा टैक्स सेविंग। टैक्स सेविंग कितना है? 30, और ये मिलेगा 1 ईयर डिले। ये रहा टैक्स सेविंग। आपने बोला ये हमने इनकॉर्पोरेट कर देना है, ये वैल्यूज। ये वैल्यू है आपके पास, वेरी सिंपल। बेटा क्विकली एक बात और कर लेते हैं। अच्छा, वैसे मैं इधर एक एएफएम का पॉइंट ऐड करता हूं, इधर सुने, इधर कॉन्सेंट्रेट करेगा, एएफएम का पॉइंट है यहाँ पे। देखो मैं क्या कर रहा हूं यार, ये भी तो हो सकता है, आराम से सुने।
ये देखो मैं क्या कर रहा हूं, आपने कितना क्लेम कर लिया 632.8, लेकिन जो रेजिडुअल वैल्यू है ना वो 700 है। मैथ्स नहीं पढ़ा रहा, मैथ्स बाद में। क्या मतलब, मैं गया टैक्स अथॉरिटी के पास, मैंने बोला ये क्लेम किया है मैंने 1367 और बच गया 632.8। टैक्स वालों ने कितने का एसेट सेल हो रहा है, आपने कहा 700 का। तो उसका मतलब है आपने तो क्लेम ज्यादा कर दिया। मेक सेंस? तो उसका मतलब है अब यहां पर टैक्स सेविंग नहीं बल्कि एडिशनल टैक्स पे करना पड़ेगा। ये कॉम्प्लिकेशन यहां पर आएगी। एफ ख्याल रखना पड़ेगा हमें किस बात का कि आखिर में रेजिडुअल वैल्यू के बाद टैक्स सेविंग है या टैक्स पेमेंट। यहां पर टैक्स की कॉम्प्लिकेशंस में कैरी फॉरवर्ड लॉस हो सकता है। यहां पर टैक्स कॉम्प्लिकेशंस में हो सकता है टैक्सेबल इनकम के बजाय टैक्सेबल लॉसेस हो। ये मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया है, अभी सवाल करेंगे आ जाएगा बीच में, ताकि हम वहां पे क्लिक करें और वर्किंग शुरू करें। ठीक है ना? तो रिव्यू भी कर रहे हैं, थोड़ी सी बातें कॉम्प्लिकेशंस हैं उसको भी थोड़ा सा देख रहे हैं, फिर हम वर्किंग करते रहेंगे। आखिरी पॉइंट, वर्किंग कैपिटल पढ़ा है? अबे बहुत पढ़ा होगा तुम लोगों ने वर्किंग कैपिटल। अच्छा वैसे मैं कल बताना भूल गया, एक बात बता दूं, एएफएम में वर्किंग कैपिटल नहीं है, पूछे ही नहीं किसी ने आप लोगों ने, तो फिर ही बता देता हूं। वर्किंग कैपिटल एक ऐसा टॉपिक है जो कि उसने बोला बस मैं एएफएम में पूछूंगा और भरपूर पूछूंगा, बहुत पूछता है वो। ठीक है ना? 22-23% सिलेबस का है यार, उससे ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा, और हर जगह पे रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, सी में भी, ए में भी, बी में भी। तो उसने बोला मैं यही पूछूंगा, एएफएम में इसकी कोई जगह नहीं है एक्सेप्ट इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, कोई थ्योरी वगैरह कुछ नहीं। क्या चीज? अच्छा, ऐसी नजर थ्योरी पे भी रखिएगा ना जब मैं पढ़ाऊंगा। ये ऐसी बात कह रहा हूँ, ऐसी नजर रखिएगा तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला, तो अल्लाह ताला चाहता है ये बैग में मैं लैपटॉप डालूं ना, खुद ही चला जाए बस, खुद तो मेहनत होगी नहीं। अच्छा एक चीज और मैं यहीं पे इनकॉर्पोरेट कर दूं, इन्वेस्टमेंट के साथ ही या रेजिडुअल वैल्यू लिख रहा हूं, कितना अमाउंट है 50। वर्किंग कैपिटल के बारे में आप क्या कहते हैं? ये नहीं बोलना करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल इनकॉर्पोरेट कैसे होता है यहां पर, ये बात कर लेते हैं थोड़ी। वर्किंग कैपिटल कैसे इनकॉर्पोरेट होगा? वर्किंग कैपिटल कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे? हाँ बच्चों बताओ भाई। सॉरी, अच्छा और कोई? ये आप बता रहे हैं वर्किंग कैपिटल इनकॉर्पोरेट कैसे होता है, मैं तो कहता हूं वर्किंग कैपिटल का रोल क्या है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, ये पूछ रहा हूं। व्हाट इज द रोल ऑफ वर्किंग कैपिटल इन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल? देखिए कोई भी प्रोजेक्ट आप लॉन्च करते हैं तो सिर्फ फॉर एग्जांपल आप एक मशीन भी बाय करते हैं तो यू नीड फाइनेंस नॉट ओनली टू बाय मशीन बट ऑल्सो नीड टू ऑपरेट द मशीन। सर ये ऑपरेट द मशीन तो जब होगा तो उसके बाद हम सेल करेंगे कस्टमर को तो पैसे वापस आ जाएंगे। हाँ आप आज इन्वेस्ट करेंगे कल को वापस आएंगे, ये अल्टीमेट होगा, इसीलिए तो एंड में जाकर जीरो हो जाता है। लेकिन टाइमिंग डिफरेंस तो होता है ना, शुरू में पैसे क्या करने होते हैं, इन्वेस्ट करने होते हैं। आइडियली तो बिजनेस पता ही क्या होना चाहिए, कस्टमर से एडवांस लेके बिजनेस करो, आइडियल बिजनेस यानी कि। और मतलब इससे भी आइडियल पता ही क्या है, आपकी पिज्जा की शॉप हो, कस्टमर आए उससे पैसे लो और फिर जाके खरीदो सामान, फिर बनाकर उसको दो, ऐसी कह रहा हूं मतलब आइडियल सिचुएशन। सब कुछ उसने दिए, मिसाल के तौर पर 5000 आपने इन्वेस्ट उसमें से सारा खरीदा बनाया जल्दी से,
उस शिवा आपके पास 4,000 के 1,000 रुपए जेब में खत्म, ये हो गया बिजनेस। आइडियल बिजनेस ये होता नहीं है ऐसे। वैसे पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ तो अल्लाह माफ करे क्या है, बिल्डर जो है ना तकरीबन ऐसे काम करो, सब कुछ मेरे और आपके पैसों। रूल ऑफ लॉ का गेम है ना, वो इंगेज, गवर्नमेंट चाहे तो उनको इंगेज करके रखे कानून के थ्रू, पर हमारे यहाँ तो बस छोड़ दें। लेकिन भाई भाई बता रहा हूं, आइडियली तो ये होना सब कुछ एडवांस सारा कस्टमर से ज्यादा, ऐसा नहीं होता। इसका मतलब आपको मशीन चलाने के लिए पहले से पैसे इंजेक्ट करने हो, सो दैट्स अ पॉइंट। चलो जी, तो इसमें एक पॉइंट होता है टोटल और एक होता है इंक्रीमेंटल। जी फरमाइए क्या है टोटल? अच्छा, टोटल इन्होंने इनकॉर्पोरेट किया हुआ है लेकिन वो गलत है, इन्फ्लेशन इनकॉर्पोरेट नहीं है। इन्होंने बताया भाई इन्फ्लेशन कब इनकॉर्पोरेट होगा, ये जो इन्फ्लेशन का पॉइंट है उसके अंदर क्या गेम होगा, 10%। तो ये वैल्यूज हैं, पहले तो 200 में तो कोई मसला नहीं है, उसके बाद बताओ कितना होगा ये, 250 मल्टीप्लाई बाय उसके बाद 300 इंटू 1.1 पावर, उसके बाद 350 इंटू 1.1 पावर, इसके बाद ईयर 4 में और यहां पर 0 अज्यूम करेंगे, सब वापस आ जाएगा पैसा। होता नहीं है पैसा वापस, कारोबार बंद करेंगे मार्केट से पैसा वापस थोड़ी आता है, ये किताबों में ही होती है ईमानदारी। हो रही है ना, चले फिर चाहिए होता है इंक्रीमेंटल। फरमाइए इंक्रीमेंटल कैसे निकालते हैं, 0 माइनस, पहले 0 था, आपने इंजेक्ट कितना किया टोटल 200, उसका मतलब इंक्रीमेंटल कितना चाहिए 200। इस तरीके से 200 टोटल इंजेक्ट था, अब आपको टोटल कितना चाहिए 275, तो माइनस और इंजेक्ट करेंगे, माइनस का मतलब 75, देन 275 माइनस 363, याद है ना बच्चों। और आखिर में ये सब वापस आ जाएगा। वर्किंग कैपिटल में टैक्स आसान हो रही है यार, एक मिनट हो जाए, एक मिनट। अच्छा, हम सबको ये बात बताना चाहिए कि वर्किंग कैपिटल की ना टैक्स इंप्लीकेशंस नहीं होती, देयर इज नो इंप्लीकेशंस ऑफ टैक्स विद रिस्पेक्ट टू वर्किंग कैपिटल। क्यों? क्योंकि वर्किंग कैपिटल फाइनेंस से जो कि इंजेक्ट हुआ है, फाइनेंस पे कभी भी टैक्स इंप्लीकेशंस नहीं होती, रिटर्न्स पे होती है, इनकम एक्सपेंस की बेसिस पे होता है, यानी कि रिटर्न्स का मतलब प्रॉफिट लॉसेस इनकी गियर्स। वर्किंग कैपिटल हो गया बच्चों।
और हम कहेंगे ये आ गया आपका नेट कैश फ्लोज, ये आ गया नेट कैश फ्लोज। ये आप कैलकुलेट करेंगे एनपीवी। एनपीवी 1000 में आपने लिखा इज इक्वल टू, फॉर्मूला लगाएं एनपीवी ब्रैकेट में डिस्काउंट रेट, अच्छा डिस्काउंट रेट की वर्किंग करनी है ना। डिस्काउंट रेट जो नॉमिनल हमें चाहिए उसकी वर्किंग कर लें, वर्किंग नंबर 4। जी फरमाइए, जल्दी बताएंगे बेटा। बेटर डिस्काउंट रेट हमें रियल गिवन है कितना बच्चों? 7%। कितना है? 7%। 7% ये 7%। उसके बाद इन्फ्लेशन कितना है? तो जल्दी से डिस्काउंट रेट नॉमिनल बताइए कितना आ रहा है बेटा? 12% इज इक्वल टू 1.07 मल्टीप्लाई बाय 1.047 माइनस 1। हाँ मैंने गलत किया, सही है, सही है। दैट इज 12%। 12.03 है, 12%, एक ही बात है। ये ऐसे वर्किंग की है मैंने, यहां से देख सकते हैं। ये डिस्काउंट रेट आ गया 12%। जी एनपीवी कैलकुलेट करें इज इक्वल टू एनपीवी 0.12 12% सेलेक्ट करें प्लस दिस, ये आपका एनपीवी आ गया। किसी को शौक है डिस्काउंट रेट लिखने का, कैलकुलेट करने का, एनपीवी टोटल करने का, ऐसे सारे शौक मार दें अपने। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर कहता है जहां फंक्शन अवेलेबल है आप फंक्शन यूज करें और टाइम बचाएं। यहां पर अगर कोई हार्ड वर्क करेगा ना, यहां पर मार्क्स डिडक्ट। नहीं मैं एग्जामिनर को शो करूंगा, ये देखें डिस्काउंट रेट, और लिख भी दूंगा दिस डिस्काउंट रेट आई हैव टेकन फ्रॉम, आई हैव पिक्ड दैट वैल्यूज फ्रॉम द डिस्काउंट टेबल, और फिर मल्टीप्लाई सारी चीजें। फजूल बात, फॉर्मूला मैं दोबारा रिपीट करता हूं, फॉर्मूले रिपीट कर दो, लेकिन करेंगे इसी तरीके से। कन्विंस करें अपने आप को, इसमें टाइम बचा के। एक तो सबसे पहली बात प्रोफेशनल स्किल मार्क्स हैं, इसके मार्क्स हैं इस फंक्शन को यूज करने का। दूसरी बात, यहां टाइम सेव करके हम कहां काम करेंगे? थ्योरी के ऊपर। दोबारा से कहते हैं इज इक्वल टू एनपीवी डिस्काउंट रेट। कितना परसेंट डिस्काउंट रेट है? 12%। उसके बाद सेलेक्ट करेंगे इसको, फ्यूचर कैश फ्लोज को सेलेक्ट करेंगे। सिर्फ किसको सेलेक्ट करेंगे? सिर्फ फ्यूचर कैश फ्लोज को, यार 1 ऑनवर्ड जो भी है 1 to 6। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, और फिर सेलेक्ट करेंगे किसको? इन्वेस्टमेंट। ये वैल्यू आएगी। हो गया? ये देख रहे हैं ऐसे सब लोग वर्किंग कर रहे हैं ऐसे, ये देखें
इसको कर दिया मैंने। ये सारा फॉर्मूला एक जगह पे ना शीट अवेलेबल है, ओरिएंटेशन क्लास वाले फोल्डर पे होगी। इज इक्वल टू एनपीवी ब्रैकेट ओपन 0.12 कॉमा, ये देखो सेलेक्ट केयर 1 2 3 4 5 6 ब्रैकेट क्लोज प्लस और ये वैल्यूज। हो गया, कर लें प्रैक्टिस। हो गया, बैक साइड ऐसे ही करेंगे। ऐसा है, बहुत बहुत सारे मैटर सही होंगे भाई आपके पास, बहुत सारी चीज। सेव करें भाई टाइम को। यानी कि इस वक्त जो आपके सामने वर्किंग है ना, इस वर्किंग के थ्रू अगर मैं कहूंगा कि आपने टेक्निकल मार्क्स भी ऑन बोर्ड किए हैं और प्रोफेशनल मार्क्स भी, कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, आपका वर्किंग प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए विद स्प्रेडशीट फंक्शन। और यही एग्जैक्टली स्टाइल होता है आपकी किसमें, जब आप प्रोफेशनल वर्ल्ड में जाएंगे तो आपका जो वर्किंग शीट होती है ना वैसे ही होती है। भाई एडवांस एक्सेल फंक्शंस वगैरह तो एक अलग है, लेकिन मेन फंक्शंस इसी तरीके से चल रहे होते हैं। प्रॉपर लेबल्ड होना चाहिए काम, सारी चीजें। मैं तो कहता हूँ 2-4 और फॉर्मूले जो है ना एक्सेल के जो है उनको इनकॉर्पोरेट करने चाहिए, कर भी देंगे 1-2 साल के अंदर। वीलॉकअप वगैरह जो है ना इनकॉर्पोरेट करें, बहुत जरूरत होती है इसकी यार। इफ वगैरह फंक्शंस वगैरह इनकॉर्पोरेट कर दें। सॉरी, मैं यही कह रहा हूँ ना कि आज जरूरत तो वर्किंग एनवायरनमेंट। मैं आपसे यही कह रहा हूँ ना, फिलहाल तो इनका पॉइंट है ड्राफ्टिंग और सारी चीजें ना, दुनिया चेंज होगी तो उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट भी करें। यहाँ तक तो लेके आ गए ना, पहले तो मैनुअल हो रहा था सब। खैर बार, हाँ बिल्कुल सही कह रहा हूँ, वो लेवल ऑफ फंक्शंस भी चाहिए होंगे, वो एडवांसमेंट भी चाहिए होंगे। कोई बात नहीं, 4-5 नंबर का सवाल ऐड कर देंगे और क्या। सो भाई ये एक वर्किंग है जो आपने वर्किंग की है आपके पास। मैं इसके अंदर एक चीज और बता रहा हूं, वो सुनने बाद, ताकि जो है वो अगली क्लास का एक मोमेंटम एस्टैब्लिश हो जाए। सॉरी, हाँ वो देखिए, मुझे एक चीज आपको बतानी है जरा सुनने बाद, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं बता रहा हूं, क्योंकि आगे एएफएम जो है ना इसी तरीके से वर्क होगा। देखो बच्चों, एनपीवी ये जो आपने मेरे साथ पढ़ा है ना ऊपर, ऐसी रिकॉल जो मैंने कराया, एनपीवी का एक ऑल्टरनेटिव फॉर्मेट जो आप शायद पढ़ते भी हैं, नहीं भी पढ़ते कोई इशू नहीं है। एक ऑल्टरनेटिव फॉर्मेट जो है ना वो पढ़ते हैं। इधर सुने मेरी बात, क्या मतलब सर ऑल्टरनेटिव फॉर्मेट, मैं आपको बताता हूं। बच्चों मुझे एक बात बताओ, ये हमने अपनी आसानी के लिए ना टैक्स को 2 पार्ट में स्प्लिट किया है। सुन ले बात, हमने अपनी आसानी के लिए टैक्स को 2 पार्ट में क्या स्प्लिट किया, अपनी आसानी के लिए टैक्स को 2 पार्ट में क्या किया हमने, स्प्लिट किया। ठीक है, एक्चुअली अगर आप गौर से देखें तो जो टैक्स की पेमेंट है ना वो एक ही होगी, ऐसे ही होगा ना। यानी कि मैं कहूंगा यार इस प्रोजेक्ट की वजह से टैक्स इंप्लीकेशंस क्या है, आप कहेंगे सर देखें ईयर 2 में आपको ये पेमेंट करनी पड़ेगी और ईयर 3, 4, 5 में ये पेमेंट करनी पड़ेगी। असल में तो टैक्स ये है, ऐसा ही है ना। ये तो हमने अपनी आसानी के लिए 2 पार्ट में क्या किया, इसको स्प्लिट किया। एक्चुअल तो टैक्स का पेमेंट ये, दीज आर द टैक्स पेमेंट्स, एग्री।
ये बात ध्यान में रखिएगा अपनी ओवरऑल। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, हमने ये पूरी वर्किंग एक और फॉर्मेट से भी कर सकते हैं। क्या मतलब? जैसे मिसाल के तौर पे मैं सबसे पहले लिखूं कंट्रीब्यूशन। क्या लिखूं? क्या लिखा मैंने? यानी कि मैं सारे ना प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर कैश फ्लोज लेके आऊं। ये कंट्रीब्यूशन, ये लिख दिया मैंने कंट्रीब्यूशन। अच्छा, इस कंट्रीब्यूशन से मैं मूव करूं टैक्सेबल इनकम की तरफ। कहां मूव करूं बेटा? बोले टैक्सेबल इनकम। कंट्रीब्यूशन और टैक्सेबल इनकम में फर्क है। कंट्रीब्यूशन कैश है, टैक्सेबल इनकम का मतलब जरूरी नहीं इक्वल टू कैश होगा, क्योंकि इसमें डेप्रिसिएशन, टैक्स डेप्रिसिएशन नहीं है। तो मैं फॉर द टाइम बीइंग इसमें डेप्रिसिएशन डाल देता हूं। क्या पुट कर रहा हूं? ये रहा डेप्रिसिएशन। सेलफोन साइलेंट करेंगे। डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू दिस, ये टैक्सेबल इनकम। ये आपके पास टैक्स डेप्रिसिएशन, जिसको आप कैपिटल अलाउंस कहते हैं, ये इनकॉर्पोरेट किया मैंने टैक्स डेप्रिसिएशन, और ये वैल्यूज आई। ये मेरे टैक्सेबल इनकम आ गई है। टैक्सेबल इनकम इज इक्वल टू कैश फ्लो नहीं है, क्योंकि इसमें क्या इनकॉर्पोरेट हुआ है? डेप्रिसिएशन। यस, ये मैंने फॉर द टाइम बीइंग किया है, परेशान ना हो। और मैं निकालू टैक्स पेमेंट्स। क्या निकालू? टैक्स पेमेंट, जो 1 ईयर डिले, 435 इंटू 0.35। और ये वैल्यूज देखें, ये वैल्यूज देखें टैक्स पेमेंट्स की सेम है ना? कौन सी दो वैल्यूज देखें मैं आपको बताता हूं। ये वैल्यूज और ये वैल्यूज, ये दोनों सेम है ना? तो हम ना एक और तरीके से काम कर सकते हैं जो मैं यहां बना रहा हूं। हम सबसे पहले लिखे कंट्रीब्यूशन। इधर स्टेटमेंट सुनिएगा मेरा। कंट्रीब्यूशन के बाद कहां मूव करें? टैक्सेबल इनकम। कहां मूव करें? टैक्सेबल इनकम के लिए टैक्स डेप्रिसिएशन एडजस्ट कर दें और क्या निकाल दें? टैक्स पेमेंट्स। लेकिन सर इसमें तो टैक्स डेप्रिसिएशन आ गया, कोई मसला नहीं। ये निकालने के बाद टैक्स डेप्रिसिएशन को रिवर्स कर दें। ऊपर माइनस है, माइनस माइनस प्लस करें, ये वैल्यूज कैंसिल हो गई। यहां पे वैल्यू माइनस हुई है, यहां पे वैल्यू प्लस हो, और हमने इसको क्या किया? इनकॉर्पोरेट कर दिया इसे। पहले बताया, यहां तक सबको समझ में आ रही है बात? अच्छा, अब उसके बाद फिर हम इनकॉर्पोरेट कर दें क्या? ये सब कुछ करने के बाद वही वर्किंग कैपिटल जो ऊपर वर्किंग किया है। कितना वर्किंग कैपिटल? ये देखें, यहां से उठाएं, ये वर्किंग कैपिटल। उसके बाद लिखे इन्वेस्टमेंट्स। कितनी इन्वेस्टमेंट थी बेटा? और आखिर में 50। उसके बाद लिखे हम नेट कैश फ्लो। अच्छा, ये एहतियात से करेगा, ये देखें नेट कैश फ्लो जो वर्कआउट करेंगे ना, उसका सम आराम से लेंगे। देखें कहां से स्टार्ट होगा? टैक्सेबल इनकम से। क्यों होगा टैक्सेबल इनकम से? ये देखो यहां से, क्योंकि उससे पहले तो आपने टोटल कर दिया है ना, सब साथ हैं। और उसके बाद मैं कहूं मैं एनपीवी निकाल दूं। एनपीवी क्या निकालूं? इज इक्वल टू एनपीवी 0.12 कॉमा
सबको सेलेक्ट किया मैंने। वैसे तो नेट कैश फ्लो बराबर है तो डेफिनेटली बराबर ही होगा, और ये वैल्यू आ गई। सर ये रिपीट कर दें, इधर देखिए पहले दो बातें बता दें सर। एक तो ये आपने ऑल्टरनेटिव फॉर्मेट पढ़ाया क्यों है, अच्छा खासा F9 चल रहा है, कान खोल के सुन लें, यही यूज होगा, मुश्किल लगे या आसान, यही यूज होगा। सर ये क्या बात हुई, सब कुछ चेंज करना पड़ेगा? बेटा कोई वजह है तो बता रहा हूं ना। हम पूरे एफएम के सिलेबस में एक ही फॉर्मेट यूज करेंगे, वो ये है, 2-3 सवाल करेंगे, सेटल हो जाएंगे, परेशान ना हो। सर ऐसा कर क्यों रहे आप? इसलिए कर रहा हूं कि आगे जाके जो एडवांस कैलकुलेशन होगी इस ऑल्टरनेटिव फॉर्मेट में हमारा टाइम सेव होगा, खास तौर पे इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। आप खुद कन्विंस हो जाएंगे उस पॉइंट पे, अच्छा वो पुराने मेथड से नहीं कर रहे, तो वो सोचते हुए मैं पढ़ा रहा हूं। अब तो मैं उम्र के सिस्टम में मैं सोच रहा हूँ बोलना शुरू कर दूं, बेटा जितनी तुम्हारी उम्र उतने तो मैंने बैचेस पढ़ाए हैं, तो कुछ तो तजुर्बा होगा, बल्कि उससे ज्यादा ही होगा यार, बहुत पढ़ा है यार, सो कुछ तो होगा तजुर्बा। तो बेटा यही करना है, 2000 सवाल करेंगे, सेटल हो जाएंगे। रिपीट कर देता हूं, आप स्टार्ट करेंगे कहां से? कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह कुछ नहीं, आप स्टार्ट करेंगे कि भाई सबसे पहली बात मुझे टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करनी है। आप कंट्रीब्यूशन लेके आएंगे, फिक्स कॉस्ट लेके आएंगे, टैक्स डेप्रिसिएशन को इनकॉर्पोरेट करेंगे, एडजस्ट कर देंगे, एग्री? और उसके बाद आपने सबसे पहला काम, जैसे टैक्स डेप्रिसिएशन कर दिया, इनकॉर्पोरेट टैक्सेबल इनकम आ गई, टैक्स निकाल दिया आपने। टैक्स निकालने के बाद टैक्स डेप्रिसिएशन को रिवर्स करना होगा आपको, ताकि इफेक्ट क्या हो जाए, नलिफाई हो जाए। फिर आप इन्वेस्टमेंट्स और सारी चीजें ऑन बोर्ड करें, एग्री? बेटा मैंने बेसिक एनपीवी रिव्यू भी करा दिया, कुछ चीजें इंट्रोड्यूस है छोटी छोटी कर दी। इसी तरीके से मैं सीएपीएम जो है ना क्विकली रिव्यू कराऊंगा, एग्री? रिव्यू करेंगे, एक सवाल करेंगे पूरा, उसमें रिव्यू करेंगे, उसके बाद हमने एपीवी पे जाना है, दैट्स द पॉइंट। नेक्स्ट क्लास जो है ना वो वीकडे में होती है, 3 क्लासेस होंगी आपकी, 1 2 3। अच्छा ये ऐसी छोटी छोटी क्लासेस नहीं होंगी, 3 क्लास का ड्यूरेशन होगा जो है वो 4.5 घंटे का, ठीक है ना? सैटरडे संडे दोनों दिन आदि हो जाएंगे, कोई मसला नहीं है, तो मैं कर दूंगा आपको। और दूसरा ये कि वीकडे में एक दिन शाम में क्लास हुआ करेगी, 1 मिनट में बता दूं कौन से दिन है वो, शाम में होगी 6 बजे। वेडनेसडे, यार ये वेडनेसडे में इस वीक तो वेडनेसडे ही ले रहा हूं, अगर फहीम आगे पीछे करेगा शायद ट्यूसडे या थर्सडे में से, तो एक अलग बात है। इस वीक तो वेडनेसडे ही करेंगे, वेडनेसडे शाम में 6 बजे। अच्छा ट्यूसडे और थर्सडे शेयर किया हुआ, तो फिर ठीक है, हम जो है वो क्या नाम है ट्यूसडे को मुलाकात कर लेते हैं शाम में 6 बजे से लेकर 10 बजे। ट्यूसडे हमारी डेट क्या है अभी? 17 तो आ जाएगी, 19 ठीक है, ट्यूसडे मुलाकात हो। तो अभी स्केड्यूल को लॉक करते हैं अपने पास कि सैटरडे संडे का टाइम मैं आपको थर्सडे ट्यूसडे बता दूंगा क्या होगा, इसी तरह से होगा 10:30 11 बजे से लेकर 3 साढ़े 3 बजे तक बैठा करेंगे, तो एग्जैक्ट स्केड्यूल फिक्स कर देंगे, ठीक है ना? और बाकी ट्यूसडे को शाम में मुलाकात हुआ करेगी। असल में ट्यूसडे में इसलिए रिलक्टेंट होता हूं क्योंकि जैसे संडे की क्लास अगर अल्लाह ना करे किसी की मिस होती है तो फिर वो बेचारा मंडे को सेकंड हाफ तक जो है ना वो अपलोडिंग होती है,
फिर वो कहता है मैं कब देखूं, वैसे तो बहुत आराम से देख सकते हैं ट्यूसडे तक, तो इसलिए मैं चाहता कि वेडनेसडे कब मार्जिन आ जाए तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन पूछ लूंगा अगर वेडनेसडे मिल जाता तो ठीक है, लेकिन इस वीक तो हम ट्यूसडे ही करेंगे, ठीक है। अगर कोई वेडनेसडे ट्यूसडे का एडजस्टमेंट होगा तो मैं बता दूंगा, ट्यूसडे मैं चेंज नहीं करूंगा, ट्यूसडे को ही होगी क्लास। ट्यूसडे हमारा है, हमारा एजेंडा जो है ना वो CAPM है, एक क्वेश्चन है और APB को इंट्रोड्यूस कर देंगे। इज दिस क्लियर? चलो जी, थैंक यू वेरी मच, इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम। बेटा कल याद से आप लोग ना ऑनलाइन में भी ऑन कैंपस में जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं है वो फहीम साहब को बोले कि आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे एनरोल कर दें फौरन, बहुत जरूरी है, वो कम्युनिकेशन स्टार्ट करूंगा। जी बेटा मैं एक्सेल शीट शेयर कर रहा हूं, और कोई सवाल है तो पूछ ले ऑनलाइन में। साहब क्लास के साथ साथ चले, मैं बता दूं कोई मसला नहीं है, आराम से मोमेंटम बन जाए, परेशान ना हो। थैंक यू। संडे आपने क्या बोला 4:30 3:30? यार वो इस तरह से शुरू करूंगा 10:15 10:30 शुरू, या हो सकता है 10 बजे भी हो सकता है, 10:30 बजे मेरा प्लान है शुरू करने का, और तकरीबन 3 बजे तक ऑफ। तो बहुत ही जल्दी हो जाएगी, एग्जाम में तो जान निकल गई थी, आखिर में भी ख़त्म नहीं हुआ था, एक तो टॉपिक में छोड़ के थोड़े मतलब ये पढ़े थे, फोकस नहीं था, लेकिन उसमें कोई क्वेश्चन आया नहीं, मैं शुक्र है। यार शेख साहब वहाँ पे नोट आप ही जरा करें, एक मिनट। जी जी क्लास ऑफ है, क्या क्या सवाल कोई पूछते हैं? नहीं का फोन कर रहे हैं, रिप्लाई नहीं करते, लैंडलाइन पे फोन कर रहे, तो मसला थोड़ी है, कर देंगे यार। जी क्लास ऑफ। जी बेटा कितने, हाँ तो फिर वो फहीम खुद ही मना कर देगा, देख लेंगे उसको। कब है ट्रिपल ए? मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। ओए होए, आगे चल के अगर मैं ऐड करूँगा क्लास में, मैं कौन सा दिन करूँगा? चलो ठीक है, देख लें। थैंक यू सर। अल्लाह हाफ़िज़।